divide our journey till now into three phases. The first phase would be the basic principles of economics. The second would be a vision and planning. If you remember, we also evaluated India's experiment with planning. We saw which kinds of influences have actually shaped India's perspective towards planning. We saw what was the influence of the Soviet Union, what was the influence of Fabian society, what was the influence of the existing forces in the polity of India at that time. So that now takes us to the concept of income, the concept of growth, and the concept of development. Income, growth, and development. Okay. So this is a third phase. Today we will conclude the third phase. We have already had a fair idea about what is income, what is growth, and we also dealt, superficially, we dealt with the concept of development also. As we learned in the last lectures, that the idea of growth, development, and happiness is an ever-changing one. Okay, it keeps changing, it keeps evolving actually. As you become more inclusive, as you become more comprehensive, as you evaluate things from mere material well-being towards more fulfillment, towards happiness, towards other abstract ideas of life, when you go into that, then the ideas start evolving towards more abstract things, which may not necessarily be measurable at times, but they are what actually defined a quality life. So ultimately, if I have to summarize in one sentence, I will say, first we studied how individuals make choices under scarcity of resources. Then we studied how nations and economies work and function, how they plan for future, how they do proper arrangements for exploitation, for optimizing the exploitation of their resources. That is the planning aspect. And the third, now we are talking about, after doing all this, what is the ultimate objective? Where are we going? Where are we heading to? That's what we are studying right now. ठीक है, हमने पढ़ लिया कि अर्थशास्त्र के सिद्धांत क्या होते हैं, कैसे वो व्यक्ति की जो चुनाव करने की क्षमता है उस पर किस प्रकार से वो अपना प्रभाव दिखाते हैं, कैसे मार्केट्स डेवलप होते हैं, बाजार कैसे व्यवहार करता है, कैसे अलग अलग सिद्धांत जो है वो अलग अलग तरह के परिणाम लेकर आते हैं। फिर हमने देखा कि अच्छा, जब इनकी जानकारी हमको हो गई है तो फिर हमने ये जाना कि बाजार हमेशा ही जो अपेक्षित परिणाम है वो ला सके या आवश्यक नहीं है। इसलिए जहां आवश्यकता पड़ती है वहां पर जो जिसे कहते हैं सत्ता है या जो सरकार है, जो राज्य का जो संकल्पना है, उसे हस्तक्षेप करने की आवश्यकता पड़ती है। अब वो हस्तक्षेप किस स्तर का होगा, ये निर्धारित करता है कि उस पॉलिटी और उस इकोनॉमी का स्वरूप क्या कहलाएगा। ठीक है, उस अर्थव्यवस्था को क्या कहेंगे, कैपिटलिस्ट बोलेंगे, फ्री मार्केट इकोनॉमी बोलेंगे, सोशलिस्ट बोलेंगे, किस तरह का बोलेंगे, या इन सब का मिला जुला स्वरूप। जब वो भी हम समझ गए तो अब हम समझ रहे हैं कि अल्टीमेटली किस तरफ जा रही है ये सारी बातें। हम बाजार को नियंत्रित करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। क्यों करेंगे भाई, क्यों करेंगे, किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करेंगे ये? तो वो उद्देश्य जो है वो यही है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट। उसके लिए हम लोग ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो आप एक लॉजिकल सीक्वेंस हमेशा आप समझ सके, इसलिए इस तरह से इसको पिरोया गया है इन सारे लेक्चर्स को। ओके, तो हमने इस थर्ड फेज में हमने क्या क्या पढ़ा था, देखिए आपके सामने स्क्रीन है, इससे आप देख लीजिए और आप समझ जाएंगे, आपको याद आ जाएगा तुरंत। हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि किस दिशा में हम ले जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट ये भी है कि हमने देख लिया कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, हमने ये तय कर लिया कि रास्ता हम ये चुनेंगे, तो रिसोर्सेज तय है, रास्ता तय है, और अब उद्देश्य क्या है, किस दिशा में चलना है। तो उस दिशा के लिए जो है वो ग्रोथ, डेवलपमेंट और हैप्पीनेस की सही अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, वरना इट विल बी अ मिसडायरेक्टेड ग्रोथ। ओके, सो इकोनॉमिक बन सकता है, ये भी हमने देखा था। ठीक है, कि सर्कुलर फ्लो मॉडल पे हमने समझा था कि किसी भी तरह से मेजर कर सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड से। जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन, मैं चैट बॉक्स ऑन कर लेता हूं ताकि आपका कोई फीडबैक हो तो मिस नहीं हो जाए। ऑल राइट, हाँ, हमने देखा था कि जो आउटपुट का कॉन्सेप्ट है, इनकम का जो कॉन्सेप्ट है आउटपुट का, दैट कैन बी अंडरस्टूड लाइक दिस। चाहे आप प्रोडक्ट मेथड से, चाहे इनकम मेथड से,
चाहे एक्सपेंडिचर मेथड से, किसी भी किन्हीं भी मेथड से आप उसे मेजर कर सकते हैं। अलग अलग मेथड्स की अपनी अलग अलग जो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली दे विल टेक यू देयर। ओके, किसी में मेहनत ज्यादा लगती है, किसी में डेटा कलेक्शन जो है डिफिकल्ट होता है, इस तरह की समस्याएं चुनौतियां आती है, लेकिन अल्टीमेटली वो थ्योरी का एस्पेक्ट हो जाता है। वी शुड नॉट वरी अबाउट दैट। वी ऑल्सो टुक एन एग्जाम्पल लाइक दिस और वी अंडरस्टूड कि हाँ, चाहे एक्सपेंडिचर, चाहे इसका एक्सपेंडिचर नाप लीजिए, चाहे इनकी इनकम नाप लीजिए, चाहे इसका प्रोडक्शन नाप लीजिए, कुल मिलाकर आप पहुंचेंगे वही। बस ध्यान ये रखना है कि कहीं डबल काउंटिंग नहीं हो जाए। ये हमने सीख लिया था। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर हमने बहुत अच्छे से जीडीपी की डेफिनेशन को समझा था कि किस तरह से जीडीपी के जो डेफिनेशन जीडीपी के है उसके हर एक फ्रेज को तोड़कर उसे हमने अलग अलग उदाहरणों से समझा था कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, फिर हमने ये जो आइडेंटिटीज हैं, जो ये टर्म्स हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी, थिंग्स लाइक दैट, हमने खूब अच्छे से समझा कि अल्टीमेटली घूम घुमा के बात यहाँ आती है कि आपने डिप्रिसिएशन का इफेक्ट दिया है कि नहीं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का इफेक्ट दिया है कि नहीं, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड का इफेक्ट दिया है कि, बस बात इतनी सी आ जाती है घूम घुमा के। और अल्टीमेटली हम पहुंचे थे एक कॉन्सेप्ट पर जिसे कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। और तब हम समझ गए थे कि जो हम, मान लीजिए हम और आप हैं और हमारे आपकी डिस्पोजेबल इनकम की बात की जाए तो दरअसल वो इनकम को रिप्रेजेंट करता है कि जितना पेमेंट हमारे ऊपर ड्यू था सब हमने कर दिया, टैक्स पे कर दिया, डिडक्शंस जो कटने थे वो कट गए सब हमारे इनकम से। अब जो हमारे हाथ में बची है, जिसे हम जैसे चाहे वैसे डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। तो ये अलग अलग सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमने जानी थी, तो किताबों में बहुत जगह लिखा हुआ है, इंटरनेट पे भी आपको मिल जाएगा। वो महत्वपूर्ण नहीं है कि इन टर्म्स के बारे में जान लिया, महत्वपूर्ण ये है कि हमने ये जाना कि इनमें से हर एक टर्म का सिग्निफिकेंस क्या है, आखिर इतने सारे अलग अलग तरह की आइडेंटिटीज आई कहां से और क्यों आई, इनका क्या उपयोग है। हमने जाना कि जो है इकोनॉमी की ग्रोथ अगर आपको तय करनी है तो जीडीपी हो सकता है, नागरिकों, इंडियन सिटीजन्स जो है उनका टोटल जो है प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन आपको जानना है तो जीएनपी हो सकता है। फिर हमने जाना कि आपको पर कैपिटा इनकम निकालनी है तो इसी चीज को जो है वो इसको इस्तेमाल कर लीजिए, पॉपुलेशन से डिवाइड कर लीजिए, पर कैपिटा इनकम आ जाएगी आपकी। आपको ये देखना है कि हमारे जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसकी अल्टीमेटली आगे चलकर उसकी डिस्पोजेबल इनकम का क्या होना है, उस पर अगर आपको प्लानिंग इंटरवेंशन कोई करना है, मान लीजिए आपको कोई स्कीम लानी है तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसकी डिस्पोजेबल इनकम कितनी बनेगी। उसकी डिस्पोजेबल इनकम अगर बहुत लो है तो वो जैसे कहते हैं नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, है कि नहीं। डिस्पोजेबल इनकम अगर बहुत कम है तो आपका जो मैन्यूवरिंग का जो लेवरेज है वो बहुत लिमिटेड रहेगा। एज ए गवर्नमेंट आप बहुत ज्यादा उसमें नहीं खेल पाएंगे। आपके हाउस होल्ड सेक्टर का अगर डिस्पोजेबल इनकम का जो फिगर है वो बहुत लो है तो ज्यादा चांसेस इस बात के हैं वो कंजम्पशन पे डालेगा उसका। मेरे पास अगर डिस्पोजेबल इनकम बहुत कम बचती है तो मैं अपने सर्वाइवल पर, अपनी बेसिक एमिनिटीज पर, इन पर खर्चा कर डालूंगा सर। तो हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे पास पैसा नहीं बचे। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए यानी सेविंग्स नहीं बचे तो सेविंग्स, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इनके बीच का जो डेलिकेट बैलेंस है उसी पे गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू इंटरवीन करती है, इंसेंटिवाइज करती है, डिसइंसेंटिवाइज करते हैं, इस तरह से प्ले करते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि इन अलग अलग फिगर्स का सिर्फ यह नाम नहीं याद कर लेना है, यह भी जानना है कि इनका इस्तेमाल कहाँ होता है, इकोनॉमिस्ट जो है उसको यूज कैसे करते हैं। फिर क्योंकि जीडीपी पर बार बार बहुत ज्यादा बात होती रहती है, हमेशा जीडीपी की ग्रोथ पर हम लोग ध्यान देते हैं, उसी पर बात करते रहते हैं। तो भाई बात आई कि क्या वाकई ये एक परफेक्ट मेजरमेंट है, तो पता चला नहीं, बहुत सारे ऐसे लिमिटेशंस है जीडीपी जो इसे एक आइडियल मेजर नहीं बनाते हैं। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ को सिर्फ नापना हो तो ये बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है, डेवलपमेंट वगैरह को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं करता है, उसके बहुत सारे एक्सेप्शंस हमने देखे थे, अलग अलग एक दो कंट्रीज का भी एग्जांपल लिया था, आपको ध्यान होगा। ठीक है, एक और लिमिटेशन हमने जानी थी कि ग्रोथ में भी डेवलपमेंट को तो सही से मेजर नहीं ही कर सकता है जीडीपी। इवन इन ग्रोथ को नापने में भी कई बार थोड़ा सा जो है वो इल्यूजनरी इफेक्ट हमको आ सकता है, और वो क्या है, मिस रिपोर्टिंग मतलब हो सकती है। मिस रिपोर्टिंग क्या हुई कि पता चला कि प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है। ठीक है, वही जितना माल बेचे थे 2020 में वो 5,000 का बिका था, और उतना ही माल 2021 में हो सकता है 6,000 रुपए का बिका हो, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है, प्राइस बढ़ गई है। तो जीडीपी इस चीज से भी सफर करता है, उसे नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, ये 6,000 जो होगा वो नॉमिनल जीडीपी कहलाएगा, क्योंकि एक्चुअली प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नाम है ना उसका, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं बढ़ा है, सिर्फ प्राइसेस बढ़े हैं। तो नॉमिनल जीडीपी में से
रियल जीडीपी खींच कर निकाल लेने के लिए आपको इन्फ्लेशन का इफेक्ट माइनस करना पड़ेगा। आई थिंक दैट्स क्लियर। इसी प्रोसेस को हमने कहा था कि ये प्रक्रिया है, जो फैक्टर है जिससे भाग करते हैं, जिससे जो है वो निकालते हैं कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट जो है हटा दो इसमें से, तब असली जीडीपी पता चलेगा। तो नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी तक आने में जिस फैक्टर का इस्तेमाल होता है उसे जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। सिंपल सी बात है। इन्फ्लेशन का मतलब है प्राइसेस के बढ़ने से फूल जाना, जबकि अंदर एक्चुअली मसाला नहीं, हवा भरी हुई है, इसीलिए इन्फ्लेशन इसको कहा गया होगा कि हवा भरी हुई है, अंदर से कुछ और जो है सॉलिड कुछ नहीं है, जबरदस्ती फूल गया है, इतना इसका साइज नहीं है, तो उसे डिफ्लेट कर दीजिए, उसमें जो है पिन मार दीजिए, तो गुब्बारा अपने ओरिजिनल साइज में लौट आएगा। तो 6,000 रुपए जो इस साल कीमत दिखा रहा है, इस साल का जीडीपी दिखा रहा है, वो जीडीपी एक्चुअली नहीं है, वो तो प्राइस बढ़ जाने से। आज भी प्रोडक्शन उतना ही हुआ है, 5,000 भर का ही, 1,000 तो दाम बढ़ जाने की वजह से हुआ। अंडरस्टूड? तो उसे हमने कहा था कि जीडीपी जो है वो जीडीपी डिफ्लेटर है, और रियल और नॉमिनल जीडीपी का हम कॉन्सेप्ट समझ गए थे। फिर हम आए थे कि क्या और भी कोई तरीका है ये जानने का कि महंगाई कैसे बढ़ रही है? जीडीपी डिफ्लेटर हो गया है, कोई और स्पेसिफिक तरीका है? बोले हाँ है, उसको बोलते हैं प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स दो तरह की हो सकती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स। बहुत ही आसान है, इसमें आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने या होने की जरूरत नहीं है। प्राइस का गेम है, मंडी से जो होलसेल होती है, चाहे वो नाप लीजिए, चाहे जो कंज्यूमर जहां मार्केट में आके कंज्यूमर खरीद रहा है, हम और आप सब्जी लेने जा रहे हैं, चाहे वो नाप लीजिए। दोनों प्राइसेस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आप जानते ही, होलसेल प्राइस थोड़ी कम होती है और कंज्यूमर प्राइस थोड़ी जो है ज्यादा होती है। तो अल्टीमेटली कहा गया कि सीपीआई जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो सही इंडिकेटर है, क्योंकि वो एक्चुअली उसी कटिंग एज लेवल पर काम करती है, वहां पर नापी जाती है जहां पर कंज्यूमर को वाकई पैसा पे करना पड़ रहा है, तो उसको ज्यादा रिफाइंड माना जा सकता है। अच्छा भाई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैसे बनती है? फिर हमने ये भी देख लिया था कि बहुत सारे आइटम मार्केट में होते हैं भाई, बहुत सारे अलग अलग तरह के मार्केट के आइटम, लग्जरी गुड्स हो सकते हैं, और जो है गिफन गुड्स हो सकते हैं, हमने सब देखा ही था, अलग अलग तरह के गुड्स हो सकते हैं। लेकिन उनमें से उन वस्तुओं को चुन लीजिए। यू प्लीज सेलेक्ट दोज आइटम्स which affect the common man the most. Man includes woman, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब भी मैं common man बोलूं समझिए कि वो बात हो रही है। तो उनमें से मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया था कि ये 3 आइटम हमने चुन ली और इनका फिर प्राइस फिक्स कर दिया, एक बास्केट बना ली, इनका प्राइस फिक्स कर दिया भाई, इसका प्राइस ऐसे 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 जोड़ लिया, मान लीजिए इसको 75 समझ लीजिए, ये 75 है, गलती से 80 था, खैर व्हाटएवर। फिर हमने देखा कि अच्छा, इस प्रकार से इस बास्केट की प्राइस अलग अलग सालों में कैसे बढ़ रही है, ये हमें एक अंदाजा दे सकता है कि महंगाई किस रेट से बढ़ रही है। इस प्रकार हमने इसकी एक इंडेक्स बना ली थी। अगर यहाँ की तुलना में यहाँ कितनी महंगाई हुई है, तो यहाँ की वैल्यू को एक्स है अगर, और यहाँ की वैल्यू वाई है, दोनों को भाग कर दीजिए, दोनों को भाग करने के बाद 100 से गुणा कर दीजिए, मैटर खत्म। जो इंडेक्स आ जाए वो आपकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गई। इस प्रकार से आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ले लीजिए, किसी एक साल के लीजिए, उससे पहले वाले साल में जो था उससे माइनस कर दीजिए और उसका प्रोपोर्शन निकाल लीजिए, कितने परसेंट ग्रोथ हुई है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जितने परसेंट ग्रोथ होती है वही इन्फ्लेशन है, और क्या, सिंपल सी बात है। चाहे इस तरह से बोलिए चाहे उस तरह से बोलिए, इन्फ्लेशन के बढ़ने से ही तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मूव करता है भाई, प्राइस बढ़ने से ही, वही तो नाप रहे हैं इसमें। तो चाहे ये कह लीजिए कि इन्फ्लेशन के बढ़ने से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मूव करती है, अपवर्ड्स बढ़ती जाती है आगे के सालों में, चाहे इसको उल्टा कह लीजिए कि यदि आपको इन्फ्लेशन निकालना हो तो एक साल के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से दूसरे साल की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है वो निकाल लीजिए, तो इन्फ्लेशन आ जाएगी। तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है इसमें कुछ ज्यादा परेशानी की बात ही नहीं है। ठीक है, दोनों के मेरिट्स डिमेरिट्स भी हमने देख लिए थे, इंडिया का केस देख लिया था कि भाई देखिए इस तरह से वेटेज दिया गया है। बहुत सी कॉमन सेंस की बात है, अगर आप मेरी बात समझिए तो सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करता है, आप खुद ही बता दीजिए। सामान्य जन जीवन को सबसे ज्यादा यही तो प्रभावित करता है, खाने पीने की वस्तुएं ही तो। महंगाई का जब पहली बार नाम लिया जाता है, एक कॉमन पार्लेंस में हम और आप सड़क पर खड़े होकर बात कर रहे हो बगीचे में बैठकर कि महंगाई बहुत बहुत महंगा हो गया है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? रोटी कपड़ा, मुख्य रूप से इनकी बात कर रहे हैं। तो जो है ये ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से इनके एक एज ए ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यही सब होता है, खाना पीने का काम। फिर रोटी कपड़ा और मकान मैंने आपको बोला था, तो रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, और अब ईंधन भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया भाई। आप जानते ही हैं, जब जो है वैक्यूलर ट्रांसपोर्ट की बात करिए, सब करिए, तो ईंधन भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है हमारे जीवन में। तो कुल मिलाकर सबको बांट लीजिए,
मुख्य रूप से कोई बोले कि 4 सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स बताइए, सबसे 4 इंपॉर्टेंट जो सेक्टर्स बताइए, तो सीधे सीधे बता दीजिए रोटी, कपड़ा, मकान और ईंधन, इनको सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से वेटेज सबकी तय की जाती है। ये पूरा बेवरेजेस का ग्रुप है, ये जो है पान मसाला हो गया, ये क्लोथिंग हो गई, फुटवेयर हो गए, और हाउसिंग हो गया, फ्यूल एंड लाइट हो गया। इस प्रकार से कहने का अर्थ है कि एक बढ़िया से इंडेक्स सिस्टम डेवलप हो गया है, उनकी प्राइस को फिक्स कर दिया गया है, बास्केट को फिक्स कर दिया गया है। अब इसी बास्केट को साल दर साल नापते रहते हैं कि जो है फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स के में कितना बढ़ोतरी हुआ, वेजिटेबल्स में कितना बढ़ोतरी हुआ, पल्स में, इसको सबको जोड़ के एक वेटेज एवरेज निकाल लिया तो फूड एंड बेवरेज आ गया। अब इस फूड एंड बेवरेज के 2019 में कितना था, 2020 में कितना, 2021 में कितना, जो प्रपोर्शन में बढ़ोतरी हो रही है वो जिस परसेंटेज में, वो इन्फ्लेशन हो गई। सिंपल सी बात है, ये भी हमने सीख लिया। फिर हमने क्या जान लिया था कि जो है डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो इकोनॉमिक ग्रोथ से कह रहा है। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो ग्रोथ और इन्फ्लेशन की बात हमने की बेसिकली प्राइमरीली। अब हम आए डेवलपमेंट की तरफ। हमने क्या सीखा था कि डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ से कहीं ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, डेवलपमेंट ग्रोथ से कहीं आगे की चीज है, उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी आती है, उसमें चेंज इन द टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन भी आता है। यही नहीं है आप कितना ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके प्रोडक्शन का पैटर्न क्या है, आप लोगों को जो है वो किस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा दे रहे हैं, आपके लोग अभी भी जो है वो लो प्रोडक्शन या लो प्रोडक्टिविटी के एरियाज में मेहनत करके कमाना खाना पड़ रहा है, या अच्छे से उनके एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर में भी जो है वो रिफाइनमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और हमने क्या जाना कि सिर्फ कमाने पे ही नहीं है, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, ग्रोथ का कॉन्सेप्ट वो आउटपुट पर निर्भर है, वो सिर्फ आउटपुट को नापता है कि ग्रो किया, हाँ हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया। उस ग्रोथ का जो अल्टीमेट चाहिए, जब वो भी नाप लिया जाता है तब हम कहते हैं कि डेवलपमेंट की बात हो रही है। पैसा खूब बढ़ गया, बहुत पैसा आ गया, बहुत पैसा आ गया, बहुत पैसा आ गया, वो ठीक है, लेकिन वो पैसा आने से सोसाइटी के लास्ट मैन स्टैंडिंग जिसे कहते हैं, हाशिए पर खड़ा हुआ जो आदमी है, उसके जीवन में क्या प्रभाव आ रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है इस ग्रोथ से, जब आप उसे नापने लगते हैं तब कहते हैं कि हाँ हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये जो लास्ट लाइन है, डिस्ट्रीब्यूटिव पैटर्न में भी कुछ इंप्रूवमेंट है कि नहीं, कि जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो गरीब होते जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि नहीं, बताइए, ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो रहा है कि नहीं? बहुत सारे उदाहरण इसके हो सकते हैं, बहुत सारे देश भी इसके उदाहरण हो सकते हैं, एक ही देश में अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उसमें भी ऐसे उदाहरण देखने को आपको मिल सकते हैं कि जो है ग्रोथ तो हो रही है ओवरऑल। आप बाहर से देखेंगे, अगर आप बाहर उसको एक सेक्टर मान के अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ये जो है 1% के रेट से ग्रो कर रहा है, अरे बहुत अच्छा भाई, ये सेक्टर तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जब आप जानना चाहेंगे कि ये इस सेक्टर के अंदर जब भीतर झांक के देखते हैं, जब आप खिड़की खोलेंगे और आप अंदर देखेंगे तो आपको ये पता चला कि ये जो ग्रोथ हो रही है और 100 लोग जो है इसमें से एक्चुअली 5 लोग ही ऐसे हैं, इन 100 में 5 लोग ऐसे हैं जो ग्रोथ का अल्टीमेट बेनिफिट अच्छे से ले रहे हैं। इन्हीं के हाथ में वो तेल के कुएं हैं, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, इन्हीं के हाथ में वो इंडस्ट्रीज हैं, इन 5% लोगों के हाथ में। तो जो इनके और इनके बीच का जो डिवाइड है 5 और 95 के बीच का, वो बढ़ता चला जा रहा है, पता चला। तो इन्हें ग्रोथ हो रही है, उसका यह भी इंपैक्ट हो सकता है कि इनइक्वालिटी भी बढ़ रही हो। ठीक है, इस बात को समझ लीजिएगा। यू कैनॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट सिंस दिस पर्टिकुलर इकोनॉमी और दिस पर्टिकुलर सेक्टर इज ग्रोइंग रैपिडली, it is also reducing income inequality. No, in fact, it may be the other way around. If things are left to market forces, it may be the other way around. यही तो हमने सीखा है। इसी conundrum को सॉल्व करने के लिए, ये जो विरोधाभास है, इसका ही समाधान निकालने के लिए तो राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ता है, isn't it? यही वो दिक्कत है कि मार्केट के भरोसे छोड़ देने पर हो सकता है ऐसा हो जाए कि जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं, तो ऊपर से बाहर से आपको दिखेगा कि ये सोसाइटी ग्रो कर रही है क्योंकि आपके पास जीडीपी का फिगर है सिर्फ। लेकिन जब आप अंदर झांकेंगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रोथ के जो इंजन है वो सिर्फ कुछ लोग हैं, और उसका जो इफेक्ट है, जो अल्टीमेट बेनिफिट है, वो भी उन्हीं को घुमा के मिल रहा है, या बहुत ही हाईली स्क्यूड है डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का। 5% लोग जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और 95% या तो वहीं पड़े हैं, बहुत लोग पे से आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट अकेले में कोई बहुत ज्यादा काम का नहीं है। जब तक डेवलपमेंट के रूप में उसे मेजर न किया जाए तब तक उसका कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। ग्रोथ जरूरी है, देयर इज नो डाउट, बिना ग्रोथ के डेवलपमेंट का सोचा भी नहीं जा सकता। जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे जी?
है कि नहीं? तो ग्रोथ इज अ नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर डेवलपमेंट, बट ग्रोथ इज नॉट अ गारंटी फॉर डेवलपमेंट। ये लाइन समझ में आई हो तो बताओ। ऐसी लाइंस जो है, अरे मैं कोई विचारक नहीं हूं, कभी ऐसी बात आ जाए तो आपको आप अपने वाक्यों में बना लिया करिए। कई कई बार ये पंच लाइंस फायदा करती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ग्रोथ इज नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट, बट ग्रोथ इज नॉट अ गारंटी फॉर डेवलपमेंट, है कि नहीं है? तो इसलिए स्टेट को इन्वॉल्व होना पड़ता है। हम यहाँ तक आ गए, अब हमारा साइकिल जो फुल सर्कल है वो कंप्लीट होता दिख रहा है। हम इतने दिन से जितने भी डिस्कशन कर रहे हैं हमको आंख के सामने दिखाई पड़ रहा है कि हाँ बात सही है। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, आपको ध्यान होगा कि क्या कारण हो सकता है भाई कि ग्रोथ हो रही है और डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ हो सकता है ना। जो अभी एग्जाम्पल दिया आपको, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज और सोसाइटीज आपको मिल जाएंगी कि कुछ गिने चुने व्यक्तियों या परिवारों के हाथ में ही सारी सत्ता है, या सारा जो है जो अर्थव्यवस्था का जो इंजन है। बिल्कुल ठीक है। करप्शन हो जाए तो भी ग्रोथ होगी, लेकिन पैसा जो है वो, आपको ध्यान होगा जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने प्रधानमंत्री थे जब वो, तो उन्होंने बहुत ज्यादा ऑफन टॉक्ड अबाउट, एक स्टेटमेंट है कि रुपए में इतना ही पैसा जो है पहुंच पाता है पब्लिक तक, बाकी सब गायब हो जाता है बीच में से, ठीक है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी हैं, एक्सटर्नैलिटीज जिन्हें हम कहते हैं, आपको ध्यान होगा कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है जो उनका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं ले रहा है। तो ग्रोथ होती जा रही है लेकिन उससे ज्यादा खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। पता चला हमारा, मान लीजिए इंडस्ट्री लेड ग्रोथ है, और इंडस्ट्री लेड में भी कैसे, मान लीजिए एक छोटी सी कंट्री है, एक आइलैंड है, ओके, आइलैंड जैसी कंट्री है, उसके पास बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज मान लीजिए नहीं है किसी कारण से, और उसमें कुछ एक छोटी छोटी इंडस्ट्रीज ही डेवलप हो पाई। लेकिन सपोज कि वो जो इंडस्ट्रीज है वो हाईली पॉल्यूटिंग है, तो फिर जितना ग्रोथ नहीं होगी उससे ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ जाएगी उसको, उससे ज्यादा तो उसका नुकसान हो जाएगा एनवायरमेंट, ओके। फिर कंजेशन, ओवरऑल इकोनॉमी में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल कंजेशन है उसकी बात की जा रही है कि बहुत, मैंने आपको मुंबई का एग्जांपल दिया था, जो लोग मुंबई में रहते हैं उनकी क्या स्थिति होती है, कई ज्यादातर लोग कि जहां पर ऑफिस है वहां घर नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वो इतना महंगा है, तो इसलिए आपको दूर रहना पड़ता है। अब अप डाउन में 2 घंटा सवेरे 2 घंटा शाम चला गया, एग्जाम्पल हमने लिया था, आपको ध्यान होगा, ठीक है। तो जो ग्रोथ है वो अल्टीमेटली ह्यूमन डेवलपमेंट या सोसाइटी के डेवलपमेंट में ट्रांसलेट ही हो जाए, दैट्स नॉट अ गारंटी। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, उसमें आप वापस जाने की जरूरत नहीं है। फिर हमने इक्वेटोरियल गिनी नाम की कंट्री का एग्जाम्पल लिया था, अगर आपको ध्यान, यहाँ पर एकदम से तेल की खोज हुई, तेल के रिसोर्सेज भंडारों की खोज हो गई जो है, और फिर गैस के भंडार की भी खोज हो गई, तो खूब जबरदस्त ग्रोथ हुई, जीडीपी ग्रोथ हुई। लेकिन ठीक पलट, जिस लेवल से जीडीपी ग्रो कर रहा है उसके हिसाब से आप कंपैरिजन कीजिए तो पता चला 189 कंट्रीज के लिस्ट में 145वां नंबर पे है, और खिसकता ही चला गया। तो वही वाली जो है कहानी जो है सार्थक हो गई, जो हम कह रहे थे कि जो अमीर है वो अमीर होते गए और जो गरीब थे वो गरीब रहते गए। तो ऐसा भी होता है, ये आपके सामने साक्षात उदाहरण है, ठीक है। फिर बात आई कि तो क्या करें भाई, कैसे नापें, आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो बात आई कि डेवलपमेंट को आपको ग्रोथ से कहीं बड़ा दायरा देना पड़ेगा। अगर, अच्छा एक बात और बताओ, ये सब इतनी सारी जो हम बात कर रहे हैं, ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, ये सब क्यों कर रहे हैं? ये सब हम क्यों बात कर रहे हैं? नाप लेकर क्या करेंगे? नाप लिया तो क्या करेंगे? उसका क्या पर्पस है? ये किस पर्सपेक्टिव में हम पढ़ रहे हैं? अगर आप भूले ना हो तो ये हम प्लानिंग के पर्सपेक्टिव में सारी चीजें पढ़ रहे हैं, ओके। जब तक हम चीजों को नापेंगे नहीं कि हम कहाँ खड़े हैं, एब्सोल्युटली दे हेल्प इन पॉलिसी मेकिंग। तो हम प्लानिंग के पर्सपेक्टिव से सब पढ़ रहे हैं कि जब तक हमें मालूम ही नहीं है, आप अंग्रेजों के समय का वही देख लीजिए उदाहरण। अंग्रेजों के जो ब्रिटिश जो कॉलोनियल रूल था हमारी कंट्री पे, एज एन इकोनॉमी आप अगर देखिए तो ना कोई किसी को ये पता है कि कितना जीडीपी था, कितना क्या था, कुछ पता नहीं लेने दिया ना, उसमें कुछ सीरियस अटेम्प्ट हुए हमारी तरफ से, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है मेजरमेंट नहीं हो सका कि क्या वेल्थ है इंडिया की, क्या इनकम है, जीडीपी आउटपुट क्या है। सब वो तबाह करते गए, कोई पूछने वाला ही नहीं है कि कितना था कितना हो गया। तो जो रेफरेंस पॉइंट्स है दे आर वेरी नेसेसरी इन हिस्ट्री। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट्स आर रेफरेंस पॉइंट्स, जिससे आप कंपेयर कर सके कि हम वहां की तुलना में कहाँ हैं। वही चीज आज के उस पर लागू कीजिए कि आज की तारीख में अगर हमको पॉलिसी मेकिंग करनी है, प्लानिंग करनी है, तो रेफरेंस पॉइंट होने चाहिए ना कि भाई हम उनकी तुलना में इसमें पीछे हैं, इसमें आगे हैं। जब तक ये रेफरेंस पॉइंट्स नहीं मिलेंगे तब तक प्लानिंग जो है वो अल्टीमेटली फ्रूटफुल नहीं होगी।
एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकती प्लानिंग, उसको कॉन्क्रीट होना चाहिए, मैटेरियलाइज होना चाहिए नीचे। तो उसके लिए मेजरेबल गोल्स होने चाहिए। याद रखिएगा, पॉलिसी मेकिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फंडा क्या है? विजन होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, प्रोग्रेसिव विजन होना चाहिए। नंबर 2 क्या, सेकंड नंबर पे क्या आ जाता है प्लानिंग की जब भी बात हो पॉलिसी मेकिंग को? मेजरेबल परफॉर्मेंस। आपके लिए भी ये सीखने जैसा सबक है, आपकी खुद की यूपीएससी की तैयारी में ये आपको सीखना चाहिए। आपके जो गोल्स हैं वो मेजरेबल होने चाहिए कि हाँ इतने दिन में इतना ये खत्म कर देंगे, उसके बाद फिर रिव्यू करेंगे, परफॉर्मेंस नहीं कर पाए तो स्पीड और बढ़ाएंगे, एफिशिएंसी और बढ़ाएंगे। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी मेजरेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी प्लानिंग एंड प्रोसेस एंड पॉलिसी मेकिंग। तो वही चीज है। तो कहा गया कि सिर्फ ग्रोथ पे मत रुकिए, प्रॉस्पेरिटी, फ्रीडम, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। और उन्हीं के आधार पर जब आप देखेंगे विश्व में क्या हालत है तो आप पाएंगे कुछ कंट्रीज बहुत अच्छे से हैं, ये तीनों वहां अच्छे से कोएग्जिस्ट करते हैं, तीनों पैरामीटर साथ साथ वहां पाए जाते हैं। कुछ कंट्रीज हैं जिसमें कोई एक है, दूसरा कम है, तीसरा है ही नहीं, थिंग्स लाइक दैट, या तीसरा बहुत कम है। कुछ कंट्रीज में ये भी है, ये भी है, और ये पूरी तरह से गायब है, सभी उदाहरण हो सकता है। तो ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी और फ्रीडम, अगर ये तीनों को एग्जिस्ट करें एकदम बढ़िया प्रोपोर्शंस में, ठीक है, म्यूचुअली जो है वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट अगर पैदा करें वहां पर, तब कहा जा सकता है कि हाँ ये डेवलपमेंट का नमूना है, दिस इज अ गुड सैंपल फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो है पहले जो क्लासिकल व्यू हुआ करता था वो बस यही था कि ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, 5 से 7% जीडीपी हो जाए और लोग जो एग्रेरियन सेक्टर से हैं वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ जाए तो ये भाई डेवलपमेंट है, संभाल लेता। लेकिन अब बहुत तेजी से चीजें चेंज होती है। अब उसको जो डेवलपमेंट को सिर्फ इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं रखा गया है, ओके। डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो इकोनॉमी से, मैं नहीं कहता इकोनॉमी से हट गया है, लेकिन इकोनॉमी से फैल के बढ़ गया है, इलास्टिक जैसा नहीं होता है, तो इकोनॉमी से खींच के ये सोशियोलॉजी की तरफ भी चला गया है। बहुत सारी चीजें जो है वो सोशियोलॉजिकल जो है उसके एस्पेक्ट भी बढ़ गए हैं। तो कहा गया कि हाँ भाई बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं और बहुत सारे एस्पेक्ट्स और फैसेट्स हैं डेवलपमेंट के, वो सिर्फ प्योरली इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स नॉट। फिर हमने महबूबुल हक साहब का भी ये एक फेमस, बहुत ही फेमस, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है घूम घुमा के इन्हीं का काम है, आपको जानना चाहिए, इनका ही काम है, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट और वर्ल्ड बैंक वगैरह में रहे हुए हैं। तो उन्होंने कहा था कि हम लोग हमेशा से फोकस करते थे कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर ही ध्यान दें और उससे हमारी गरीबी मिट जाएगी, हमारी जो है हमारा अंडर डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस चीज को रिवर्स कर देने की जरूरत है, हमको अपना अंडर डेवलपमेंट पर ध्यान देकर उसे ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। जीएनपी अपना ध्यान खुद रख लेगा, अगर हम सोसाइटी पे काम करेंगे तो इकोनॉमी अपने आप इट कैन टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। फिर हमने जाना कि इन्हीं सब चीजों से जब वैचारिक मंथन हुआ, after a lot of intellectual storming and brainstorming, as they say it, the concept of millennium development goals आया। अब ये बात नहीं रह गई कि हर अलग अलग कंट्री जो है वो अपने अपने हिसाब से ग्रोथ करती रहे और ये करती रहे, नहीं। अब यह हुआ कि कुछ सर्वमान्य मानक जो है वो निर्धारित किए जाएंगे, there will be certain universally acceptable goals for development. Growth is okay, growth is a priority, but growth is not the only priority anymore. This is the modern socio-economic approach to develop growth and development. Okay, तो कहा गया कि बहुत सारी चीजें उसमें आती हैं। आप देखिए, एक्सट्रीम पॉवर्टी और हंगर, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड मोर्टालिटी, मैटरनल हेल्थ, डिजीजेस, एनवायरमेंट और आपस में एक दूसरे का सहयोग, इतनी सारी चीजें जो है वो जरूरी है। और सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि आप ग्रोथ करते जा रहे हैं। और ये इस शिफ्ट को ध्यान रखिएगा, फाइन पॉइंट मिस मत कर जाइएगा। अब ये ऐसे गोल्स बनाए गए जो अक्रॉस द कंट्रीज सबके ऊपर ये लागू होते हैं। लागू होते हैं का मतलब कि अब आप इनके हिसाब से अपनी प्लानिंग को सेट करिए कि आप इन्हें अचीव कर सके। आप खुद का अपना पैरामीटर बना लिए कि हम तो भाई यहाँ तक ग्रो करेंगे, नहीं चलेगा। अगर वर्ल्ड में आपको एक जो है डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड नेशन की तरह आपको एस्टेब्लिश होना है, तो इन सारे पैरामीटर्स में सब लोग खरा उतरने का प्रयास कीजिए। ये एक कॉन्सेप्ट आया। पहले इंडिविजुअल चीजें होती थी कि हम भी बढ़ रहे हैं, हम अपना ग्रोथ इस तरह से कर रहे हैं। एग्जैक्टली, ठीक, बिल्कुल सही बात है। तो हर एक कंट्री में फिर आप चाहे उसमें, अभी मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, रमाकांत पॉइंट आपका सही है, लेकिन ठीक है, आप सब पहले ही जानते हैं कि जब भी स्टेट इंटरवीन करेगा इकोनॉमी में स्टेट इंटरवेंशन करेगा अगर, तो वही प्लानिंग के प्रोसेस कहलाती है। तो प्लानिंग की प्रोसेस अगर आपको करनी है, अगर आप स्टेट इंटरवीन कर रहा है, तो ये कौन सा इज्म हुआ? इज्म मतलब समझ गया ना, कौन सा वाद हुआ?
सोशलिज्म हुआ ना, ये सोशलिज्म, सोशलिस्टिक आइडियाज यही हुए कि इंटरवीन करे सोसाइटी में, इकोनॉमी में जो है वो स्टेट इंटरवीन करे, और इंटरवीन करना है तो वो जो सोशलिज्म है उसकी जो इंस्पिरेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही उठनी चाहिए, है कि नहीं? ये बात आपके संविधान में इस प्रकार का टोन होना चाहिए, आपके संविधान में ये टनर होना चाहिए कि वो उसके भले ही साफ साफ ना लिखा, हमारे में तो साफ साफ ही लिखा है, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंसेस, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्सेज होने चाहिए जिससे कि सोशलिज्म का जो ओवरऑल जो पैटर्न है वो उभरता हुआ दिखाई पड़े। तो उस एग्जैक्टली उसी, चाहे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वगैरह क्या है, इसी के उदाहरण, ठीक है। फिर और रिफाइंड हुई चीजें और कहा गया ये है मॉडर्न अप्रोच, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कहीं डेवलपमेंट अभी तक हमने जितनी भी बातें की है डेवलपमेंट में वो सब हॉरिजॉन्टल है कि आज के इस टाइम फ्रेम में मैं कहां पर हूं, मेरे पड़ोसी कहां पर हैं, देश की जो विकसित अर्थव्यवस्था है वो कहां पर है, ये तुलना हो रही है, ठीक है। लेकिन जो वर्टिकल मामला है, वर्टिकल का अर्थ हुआ कि मैं खुद आज यहां हूं और 50 साल बाद मैं कहां होऊंगा, आपस में ऐसे ऐसे तुलना करना हॉरिजॉन्टल हो गया। वर्टिकल का मतलब है कि टाइम फ्रेम में, टाइम यहां पर टाइम फिक्स कर दिया है और तुलना कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो है वो खुद को टाइम में ट्रेवल करवा के देखिए कि आज से 20 साल बाद, 50 साल बाद आप खुद को कहां देखते हैं, तब कॉन्सेप्ट आता है सस्टेनेबिलिटी का कि आज बहुत ग्रो कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस? आर यू एबल टू विजुअलाइज a process? Are you able to visualize the correct method by which your development process can be sustained across the generations or not? ये प्रश्न आ गया फिर। कैसे डेवलपमेंट, देखिए कैसे जो है गजब तरीके से फिलोसॉफिकली ग्रो कर रहा है डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट, कि सिर्फ इतनी बात नहीं है। आप अभी क्या कर रहे हैं, यू आर ओनली इवेल्युएटिंग योर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विद इन द जनरेशन, कि आज की जनरेशन भारत की ये है और विश्व की जनरेशन ये है, इसमें आपने इवेल्युएट कर लिया, मूल्यांकन कर लिया, आकलन कर लिया। What about the next generation? आप अपने डेवलपमेंट को नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर कर पाएंगे कि नहीं? तब कॉन्सेप्ट आया कि सस्टेनेबल होना चाहिए भाई, है ना, जो भी हो सस्टेनेबल हो, उसको धारण किया जा सके, उस लंबे समय तक चलता रहे। और सस्टेनेबिलिटी का मूल मंत्र क्या है कि जितना आप खुद कंज्यूम करिए उससे कहीं ज्यादा हो सके तो अपने आगे आने वाली जनरेशन के लिए छोड़ के जाइए, ठीक है। तो आप जो है वही बात है जो जिसे कहते हैं भारतीय संस्कृति का दर्शन हमेशा से रहा है कि जितना आप ऋण लेकर नहीं जाने की बात होती है ना, जो कहा जाता है कि मरते समय किसी का कर्जा लेकर नहीं जाएंगे भाई, ना, जो है वो दे के जाएंगे। और हम अपने बच्चों के लिए भी, ये जो सिंपल सा बहुत ही सादगी पूर्ण जो एक भारतीय समझ है जो सोसाइटी में होती है कि भाई अपने लिए भी कर लिया और अपने बच्चों के लिए भी भाई कर दिया कि वो भी आगे, तो ये एक छोटी सी समझ है, पर जो हाउस होल्ड लेवल पर, एक फैमिली के लेवल पर हमेशा से सदियों से ये विजडम चली आई। यही विजडम जब भारत कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, सब एक ही परिवार है, तब यही विजडम उस लेवल पर लागू होनी चाहिए कि हम एज ए ग्लोबल पॉपुलेशन जो एग्जॉस्ट कर जा रहे हैं रिसोर्सेज, उससे कहीं ज्यादा बचा के रख के जाए आगे आने वाली जनरेशन के। ये सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। और जब ये आता है तब कहते हैं कि ये इंटर जेनरेशनल इक्विटी की बात हो रही है। इंट्रा जनरेशनल तो अभी ही हो गई, और इंटर जनरेशनल की, इस जनरेशन का छोड़िए, आगे की जनरेशन का भी सोच रहे हैं हम कि अलग अलग जनरेशन में जो है वो भी इक्विटी होनी चाहिए उनके डेवलपमेंट में, उनको भी रिसोर्सेज मिलने चाहिए, उनमें भी रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन उसे वैसे ही हो। हम तो मजा लेके चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम मजा लेके चले गए उनके लिए फिर संघर्ष की स्थिति हो गई, ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो जो है अब यहीं से कॉन्सेप्ट कैसे चेंज हुआ, मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। भारत में आखिर जो एक बहुत बड़ा मैं सोशियो इकोनॉमिक और फिलोसॉफिकल शिफ्ट जो है इन द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया एज ए सोसाइटी या एज एन इकोनॉमी में जो एक मेजर शिफ्ट हुआ, जो डिस्टॉर्शन, शिफ्ट भी नहीं कहना चाहिए, मैं आई शुड नॉट हेजिटेट इन यूजिंग द वर्ड डिस्टॉर्शन। वो डिस्टॉर्शन किस समय आया? डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव को लेकर जो डिस्टॉर्शन हुआ वो ब्रिटिश पीरियड में आया। क्यों आया ब्रिटिश पीरियड में? क्योंकि हम कॉलोनी थे, वी वर मियरली अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश इंटरेस्ट। एंड व्हाट डिड इट लीड टू? इससे क्या हुआ? कॉलोनी थे तो जो कॉन्सेप्ट है ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का, वो क्या हो गया? क्योंकि उनको तो यहां बसना नहीं था, वो उस हिसाब से तो आए नहीं थे,
वो सिर्फ इसको एक मार्केट बनाना चाहते थे, किसके लिए? अपने फिनिश प्रोडक्ट्स के लिए। और किसके लिए मार्केट बनाना चाहते थे? अपने रॉ मटेरियल के लिए। रॉ मटेरियल कहाँ से आता है जी? उस सेक्टर से आता है जिसे क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्टर कहते हैं मेनली, है ना। प्राइमरी सेक्टर से एसेंशियली रॉ मटेरियल आता है। प्राइमरी सेक्टर किस पर डिपेंडेंट होता है जी? नेचुरल रिसोर्सेज। कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज पर प्राइमरी सेक्टर डिपेंडेंट होता है। तो जब उन्होंने ये पॉलिसी लगाया कि जितना दोहन कर सको कर लो, ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो थ्योरी है, जब इस पर आए तो वो एक्सट्रीम एक्सप्लॉयटेशन जो वर्ड यूज किया जाए ने, उस पर चले गए, यानी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पर चले गए। जबकि जाना किस पर चाहिए था? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पर। जो इंडिया का जो है, ऐसा मैं बायस होकर नहीं कहना चाहता कि हम लोग हमेशा से बड़े वैसे थे, अच्छे थे, नहीं। अलग अलग तरह के, जैसे जैसे आदमी को अवेयरनेस और एजुकेशन आती है, समझ आती है, वैसे वैसे इन्वायरमेंट वगैरह के लिए सचेत होता जाता है। तो हम भी गुजरे हैं उससे, ऐसा नहीं है कि उससे पहले सब कुछ सही था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन इतने बड़े लेवल पर, मास लेवल पर, यानी डिसीजन मेकिंग जो लेवल है, अथॉरिटी है, गवर्नमेंट, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसका अगर ये डिसीजन है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करिए रिसोर्सेज का, तो फिर कैसे बचेगा? तो बहुत बड़ा डिस्टॉर्शन है। डेवलपमेंट के लिए जो पर्सपेक्टिव है कंट्री का, उसमें बहुत बड़ा योगदान है उसका, उसको डिस्टॉर्ट करने के लिए। तो सस्टेनेबिलिटी, जो कि पहले इंडियन कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन में, जैसे मतलब आप ठीक है, इसको रूढ़िवादी मान सकते हैं आप, लेकिन मैं इम्तिहान दूं यूपीएससी का और मैं इंटरव्यू दूं, तो मैं इस बात को कहूंगा कि ये जिस पीस ऑफ लैंड पे हम खड़े हैं, जिस पीस ऑफ लैंड पे हमारा जन्म हुआ है, जिसे भारत कहा जाता है, वहां पर जो है कीड़ा मकोड़ा सांप को भी लोग सांप के सामने भी हाथ जोड़ लेता है। हमारे गांव में देखिए, अगर गांव में रहे जानते हैं, सांप आ जाए तो उसे भी मारने के लिए नहीं दौड़ते थे। जस्ट इन केस यू डू नॉट नो, आपको मालूम होना चाहिए कि सांप को ऐसे मारने के लिए नहीं दौड़ते थे जैसे अभी दिखाते हैं, मारो पूछ दो कछल। ऐसे भी कुछ लोग होते होंगे, लेकिन मेजोरिटी में क्या होता था? हाथ जोड़ लेते थे। हमारे जो है चाचा काका जो बूढ़े लोग क्या कहते थे कि अरे प्रणाम कर लो, उससे प्रार्थना कर लो, चले जाएंगे। एंड मोर ऑफन देन नॉट, वो हमारी प्रार्थना से जाता नहीं जाता, दैट्स नॉट मैटर, दैट्स नॉट व्हाट मैटर्स। व्हाट आई एम सेइंग दैट द पर्सपेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्शियसनेस, उसका जो इस अपने नेचर के लिए, अपने सराउंडिंग्स के लिए जो पर्सपेक्टिव था, वो यही था कि जो है हर चीज हमारे, नदी का पैर, नदी को माँ बोल रहे हैं, बताइए, नदी को माँ बोलते हैं, पेड़ को देवता बोल रहे हैं। कोई ऐसा देवी देवता नहीं है। अगर देखिए, मैं हिंदुइज्म में नहीं जाना चाहता, कल्चरल रहना चाहता हूँ, मैं रिलीजन में नहीं जाना चाहता। तो आप देख लीजिए कौन सा ऐसा देवी देवता है जिसके वाहन वाइल्ड लाइफ नहीं है, टाइगर से लेकर जो है गधा तक, शीतला मातला की सवारी गधा तक, अगर मैं ठीक से मुझे याद है तो। ठीक है, यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। जो सस्टेनेबिलिटी का हमारा पर्सपेक्टिव रहा है, सिविलाइजेशनल जो पर्सपेक्टिव रहा है सस्टेनेबिलिटी का, रिलीजियस नहीं, उसको बहुत बिग जॉल्ट हुआ, बहुत जबरदस्त शैटरिंग हुई। वो अपने आप भी डिटीरियरेट हो रहा होगा। आई एम नो एडवोकेसी, आई एम नॉट डूइंग एन एडवोकेसी फॉर जो है रूढ़िवाद के लिए, मैं ऑर्थोडॉक्स के लिए नहीं कह रहा कि वो सब सही थे, बट दैट्स एन इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव कि उससे चेंज आया। और अब घूम के वही हम लोग वापस आ रहे हैं। देखिए, घूम घुमा के वही वापस आ रहे हैं कि नहीं, सस्टेनेबिलिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जो फिर से कहूँ, एक लाइन में समअप कर देता हूँ। ये इतना सारा इसलिए बोलता हूँ कि आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा थोड़ा डेवलप हो। अपने सराउंडिंग से अगर आप एग्जांपल नहीं दे सकते तो फिर एक्सेप्शनल आंसर्स मुश्किल है थोड़े। ठीक, मैं नहीं कहता कि ये यही सारे एग्जांपल आप सोचेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर पाएंगे और मिलेंगे आपको। ब्रेन इज अ वंडरफुल मशीन। तो कहने का अर्थ क्या है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की तरफ सारा शिफ्ट हो गया। नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन का पूरा कॉन्सेप्ट शिफ्ट हो गया। ठीक है, और इस प्रकार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015 आ गए। बहुत सारे उसमें 17 अलग अलग गोल्स है, आप सब जानते ही होंगे, उनको एक नजर देख लीजिएगा। वो कई बार, अब मैं अगर आपको टिप्स दूं पढ़ने के लिए, तो आप इसको ऐसे पढ़िए, आपको बहुत फायदा करेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है जो मैं बोलने जा रहा हूँ। देखिए, आप रटते रहेंगे, अगर इंडिया ईयरबुक खोलकर, इकोनॉमिक सर्वे खोलकर अगर आप रटना शुरू कर देंगे कि मैं सारी स्कीम्स याद कर डालूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो that may be for a few handful people, it may be a wonderful strategy. I do not know. I do not want to commit because I'm not an authority on that. But my experience, my experiments with myself and my preparation and my studies now, when I am doing it for the classes, my experience suggests कि देखिए, ये आपने से पढ़ लिया, अल्टीमेटली ब्रॉड पिक्चर आपके दिमाग में आ गई। अब आपसे पूछा जाए, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि आपसे पूछा जाए, ये देखिए क्लाइमेट एक्शन लिखा हुआ है, देखिए क्लाइमेट एक्शन लिखा हुआ 13वां नंबर का गोल है। आप इसको ऐसे पढ़िए कि इस 13वें नंबर के गोल से संबंधित, अच्छा आप ये तो जानते हैं ना कि ये 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये अब वैश्विक मान्यता इनको मिल चुकी है, दे आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल।
एंड दे आर ऑनर्ड वर्ल्ड वाइड। अगर ऐसा है तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि भारत में जितने तरह की स्कीम्स चलती हैं उनको इन्हीं हेड्स में क्यों ना बांट लीजिए भाई। आप ऐसे पढ़िए ना, आप साइंटिफिक टेम्पर के साथ पढ़िए ना कि जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड इंडिया में कौन कौन सी स्कीम्स है, धड़ 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 बोलना शुरू कर देना चाहिए। आप ऐसे रखिए, आप चैप्टर वाइज रटेंगे या ऐसा करेंगे नहीं मजा आएगा। आप इस तरह से कोशिश करिए कि कोई भी क्वालिटी एजुकेशन के लिए कौन कौन सी स्कीम चल रही है इंडिया में, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह से आप करिए। और 17 डेवलपमेंट गोल्स आपको दिमाग में है, उनसे रिलेटेड स्कीम्स दिमाग में है। कौन सा ऐसा प्रश्न है दोस्त बताइए जरा, कौन सा ऐसा प्रश्न है जिसमें इस इंफॉर्मेशन का आप अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक बार ये इंफॉर्मेशन डेवलप हो गई, आपका स्टोर हाउस रिजर्वर बन गया, इसको ऐसे में यूज कर लीजिए। पॉलिटी के तमाम आंसर्स में इस्तेमाल हो जाएगा, इकोनॉमी के आंसर्स में इस्तेमाल हो जाएगा। अभी हम क्वेश्चंस भी देखेंगे कि कैसे पूछे गए हैं। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि इस तरह से आप पढ़ें। आपका अपना तरीका हो सकता है, मेरा एक ही मालूम था, मैंने शेयर कर लिया। अब आते हैं आज के टॉपिक पर जल्दी से, ठीक है। अब उस पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे तो अभी फट से ये खत्म भी हो जाएगी, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। देखिए आप कि जो जेंडर कह रहा था मैं, डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, अब हम जानते हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है। तो हमेशा ये जो टर्म यूज होता है अंडर डेवलपमेंट, अंडर डेवलपिंग इकोनॉमीज और ऐसा ऐसा करके, तो कहा गया कि ये क्या है फिर। अब सही शब्दों में इसे जो है आप वो करके बताइए कि क्या है। तो बोला कि कुछ क्वेश्चंस आप याद कर लीजिए, बस कुछ क्वेश्चंस दिमाग में बैठा लीजिए। अगर उनका जवाब जैसा है उस पर डिपेंड करता है कि वो अंडर डेवलप्ड है कि डेवलप्ड इकोनॉमी। जैसे बोला क्या क्या बोला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट नहीं कहना चाहिए, पहली चीज है ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बोला मतलब प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है कि सेकेंडरी सेक्टर में है, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन बोला गया कि पर कैपिटा इनकम की अगर बात की जाए तो पर कैपिटा इनकम कैसी है। तो बोला कैसी है मतलब बोला ज्यादा है कि कम है। तो सामने वाले ने बोला कि ज्यादा कम आप बोल रहे हैं तो एब्सोल्यूट टर्म्स में बोल रहे हैं ना, किसकी तुलना में ज्यादा या कम। पर कैपिटा इनकम मेरी, मान लो मैं इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया की पर कैपिटा इनकम मान लो इतनी है, ठीक है, एक्स अमाउंट है। तो ये अपने आप में कुछ इंडिकेशन नहीं दे रहा ना, कोई गोल्ड स्टैंडर्ड, कोई रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए ना कि इसकी तुलना में कितने। तो कहा गया कि जो वेस्टर्न या डेवलप्ड इकोनॉमीज है उनकी तुलना में पर कैपिटा इनकम कितनी है। मैं यहीं पर आपको टोक देता है, रुक जाइए थोड़ी देर बाद बताता हूँ, ठीक। ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गई। तीसरी चीज है पॉवर्टी बेस्ड अंडर डेवलपमेंट। बोला ये क्या हुआ कि पॉवर्टी का, अनएम्प्लॉयमेंट का और इनइक्वालिटी का क्या स्टेटस है। वही बात जिस पे हम अभी से चर्चा करते आ रहे हैं कि जो है जीडीपी का ग्रोथ हो सकता है ज्यादा दिखा है, हो सकता है पर कैपिटा इनकम ज्यादा दिखा रहा हो। आप समझ रहे हैं ना कि देखिए भाई 100 लोग हैं, 100 लोग में 5 लोग इतना ज्यादा अमीर हैं, इतना ज्यादा वेल्थ है उनके पास कि उनके 5 लोगों की टोटल एनएनपी को, नेट नेशनल प्रोडक्ट को, 5 लोगों के द्वारा जनरेट की गई एनएनपी को पूरे पॉपुलेशन से डिवाइड करिए तो एक एवरेज आ जाएगा, पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। उसके हिसाब से आपको लगेगा कि 100 के 100 लोगों के पास इतना तो होगा ही, जबकि वो सच्चाई नहीं है। दैट एवरेज डज नॉट एक्चुअली रिवील द करेक्ट पिक्चर। वो तो उन 5 लोगों की ही कमाई है, वो इतनी ज्यादा है कि 100 में बांट देने पर भी पर कैपिटा इनकम ज्यादा ही आ रही है। दैट मे नॉट बी द करेक्ट रिफ्लेक्टिव। ओके, तो इनको नापिए, ठीक। फिर डेवलपमेंट पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बोला दूसरे से तो बहुत तुलना कर रहे हैं हम, ठीक है, दूसरे से तुलना कर रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज का पर कैपिटा इनकम में आपका क्या कंपैरिजन है। ओके, हमारा खुद का भी तो देखिए कि हमारा डेवलप कर जाने का पोटेंशियल कितना है और उसकी तुलना में उसको 100 मान, परसेंटाइल समझते हो ना, जो एमबीए में परसेंटाइल टाइप का होता है ना, वो आपने देखा कि परसेंटाइल एक कंपैरिजन है कि जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसकी तुलना में हम कहा एक ही होगा। दूसरा ये क्या है कि मेरा खुद का बेस्ट क्या हो सकता है और उसकी तुलना में मैं अभी कहां पर हूं। ये 4 क्वेश्चंस बोला कि पूछिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये इकोनॉमी डेवलप्ड इकोनॉमी है या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। पूछिए कि ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, पूछिए कि पर कैपिटा इनकम कैसी है, लेकिन पर कैपिटा इनकम हो सकता है सही पिक्चर नहीं दे, तो पूछिए कि पॉवर्टी और इनइक्वालिटी और अनएम्प्लॉयमेंट का क्या हालचाल है, और फिर पूछिए लास्ट में कि आप अपने पोटेंशियल जितना कर सकते हैं उसकी तुलना में कहां है। पता चला पर कैपिटा इनकम मेरी जितनी ग्रो हो सकती थी उतनी मैं कर चुका हूं, मैं बेस्ट परफॉर्म कर रहा हूं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं डेवलपमेंट पोटेंशियल का। क्लास में ध्यान से सुने मेरी बात और बताइए कि वेदर इट इज मेकिंग सेंस टू यू और नॉट। कक्षा में मान लीजिए 1 अप्रैल से, जो कैलेंडर ईयर सबका अलग अलग होता है, एकेडमिक ईयर, कोई बात नहीं, माना कि 1 अप्रैल से, अभी 1 अप्रैल 2021 जो चल रहा है,
वहां से लेकर 31 मार्च तक एक पर्टिकुलर कक्षा 100 बच्चों की चल रही है, ठीक है। तो पता चला कि जब एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम होगा ना, तो उसके बाद अलग अलग तरह के मेडल्स हैं। हिस्ट्री में सबसे अच्छा इसने परफॉर्म किया, ज्योग्राफी का टॉपर ये है, साइंस का टॉपर ये है, सबको मेडल्स मिल रहे हैं। ओके, बहुत बढ़िया। ओवरऑल टॉपर ये है। उसमें पता चला एक मेडल ऐसा भी है कि सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किसने किया है। आप बात को समझिए मेरी। मान लीजिए एक ऐसा है कि बेस्ट इंप्रूविंग स्टूडेंट, कि सबसे ज्यादा, सबसे गया गुजरा कौन था जब क्लास शुरू हुई थी, और सबसे ज्यादा इंप्रूव उसने कितना किया है, कहां तक गया है। उसका बाकी दूसरे के नंबर से कोई लेना देना नहीं, अगर आप समझ रहे हैं तो। मान लीजिए 100 में 99 वाले हैं जिनको सबको मेडल मिल गया, लेकिन इसका स्कोर हो सकता है 75 ही आया हो, लेकिन इसने 20 नंबर से 75 नंबर की यात्रा की है। आप समझ गए मेरी बात। बाकी लोग शुरू से ही तेज था, 80 नंबर पहले ही पा रहा था, और 75 80 सबका शुरू में ही आ जा रहा था, तो वो 99 तक पहुंच के अपना अपना मेडल ले लिया सब लोग, फर्स्ट। लेकिन ये बेचारा जिसका 20-25 नंबर आता था, वो इंप्रूव करके क्वांटम जंप किया और 75 तक पहुंचा, तो उसको सिर्फ वो मेडल मिलेगा कि सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट इसने किया। हो सकता है उनसे अभी बहुत पीछे है ये, लेकिन अपने पोटेंशियल को फुली उसने रियलाइज किया। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? ठीक, ये वो एस्पेक्ट है, डेवलपमेंट पोटेंशियल, उस एस्पेक्ट को कहते हैं। तो इन सभी हेडिंग्स में आप जब भी अंडर डेवलपमेंट की बात आए, जो है मेजर्स की बात आए, तो आप इन सभी हेडिंग्स में उसे एनालाइज कीजिए, कंट्री के या सोसाइटी के किसी भी क्वेश्चन को, इनके आधार पर आप आंसर करने का कोशिश कीजिए, और पढ़ाई करते समय भी इस एस्पेक्ट पर देखिए आप। फिर बात है कि अच्छा, तो डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन, इस पर बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो कहा गया मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 3 भाग में बांटा जा सकता है डेवलपमेंट फैक्टर्स की। जहां तक बात है, 3 भाग में बांटकर इसकी पढ़ाई की जा सकती है। एक है नेचुरल रिसोर्सेस, दूसरा है इकोनॉमिक फैक्टर्स, और तीसरा है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। ये 3 अलग अलग तरह के कारक हैं, फैक्टर्स हैं, जो किसी कंट्री के डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। बोला कैसे? एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, और इससे एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए आपके दिमाग में इन सब चीजों को लेकर, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर कहा गया कि देखिए, पहला एग्जाम्पल लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। कुछ कंट्रीज ऐसी बताइए जो नेचुरल रिसोर्सेज में खूब अच्छी हो, लेकिन डेवलपमेंट में अच्छी ना हो पाई हो। पहले आप जनरल बताइए, मैं तो सीधे वहां जंप कर गया। आप बताइए कि क्या नेचुरल रिसोर्सेज का डेवलपमेंट पर इफेक्ट है कि नहीं है? होता ही है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज तो है, लेकिन इक्वली, उससे ज्यादा नहीं, उतना ही महत्वपूर्ण क्या है, ये भी तो है कि उन संसाधनों का आपने उपयोग कैसे किया है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ठीक बात। तो उन्हीं के आधार पर देखिए, और फिर एक प्रश्न और मैं उठाता हूं कि क्या नेचुरल रिसोर्सेज का ना होना डेवलपमेंट में बाधा होगा हमेशा? ये जरूरी है? हो सकता है हो सकता है नहीं हो। तमाम एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे कंट्री में, बिल्कुल सही बात है। तो countries may be good in natural resources, but they may not be good in development. Countries may be poor in both, natural resource भी नहीं है और इसलिए डेवलपमेंट भी नहीं है। और ऐसे भी उदाहरण मिल सकते हैं कि उनके पास नेचुरल रिसोर्स नहीं है, फिर भी उन्होंने डेवलप किया है कि नहीं है? ऐसा बहुत है। बीच वाले का एग्जाम्पल जरा लिखिए तो, एक जो नेचुरल रिसोर्स में भी गुड नहीं है और डेवलपमेंट में भी गुड नहीं है। क्लासिक एग्जाम्पल बताइए ना। अभी इतना न्यूज में रहा है तालिबान तालिबान, क्यों भूल जाते हैं आप? अफगानिस्तान उसका एकदम टिपिकल बढ़िया फर्स्ट क्लास एग्जांपल, आप देख लीजिए, ठीक है। आप ऐसा एग्जांपल बताइए जो नेचुरल रिसोर्सेज में, जापान आपने लिख ही दिया, ठीक है। और बताइए जो एकदम गया गुजरा हो और फिर भी जबरदस्त हो, मतलब नेचुरल रिसोर्स के नाम पे कुछ नहीं और डेवलपमेंट के नाम पे वन ऑफ द हाईएस्ट। स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको। वही तो बात हम लोग कर रहे हैं। यस तथागत, वही बात हम लोग कर रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्स, जब टर्म यूज किया जाए नेचुरल रिसोर्स, तो उसमें ये चीज इंक्लूडेड रहती है कि उसको एक्सप्लॉइट करने का जो एबिलिटी है, एक्सप्लॉइट करने का जो अपॉर्चुनिटी है, वो उसमें इंक्लूडेड है, तो नेचुरल रिसोर्स बोला जाए।
आप नेचुरल रिसोर्स को नहीं एक्सप्लॉइट कर पा रहे हैं, दैट इज आल्सो अ लिमिटिंग फैक्टर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, योर पॉइंट इज टेकन। तो इस तरह के आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो नेचुरल रिसोर्स, अच्छा मैं आपको ये काउंटर इंट्यूटिव लगता है, लेकिन आप जान लीजिए किसी कंट्री का डेवलपमेंट जैसे जैसे होता जाए उसकी डिपेंडेंस नेचुरल रिसोर्सेज पे कम होती जानी चाहिए, क्योंकि वो तो एग्जॉस्टेबल है ना, अल्टीमेटली तो नेचुरल रिसोर्सेज एग्जॉस्टेबल ही है ना। तो डेवलपमेंट, असली डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट वो है जिसमें उसका डेवलपमेंट जैसे जैसे हो उसका उसका जो डिपेंडेंस है वो कम होता जाए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स पे आ जाइए भाई। इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन, मार्केटेबल एग्रीकल्चरल सरप्लस, फॉरेन ट्रेड, और किस तरह का एनवायरमेंट है, इकोनॉमिक एनवायरमेंट या इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है। ये चार महत्वपूर्ण कारक है जो इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है, इसमें इकोनॉमिक पॉलिटिकल दोनों मिला के कह लीजिए, ठीक है, उस तरह का फैक्टर। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है जी? सिंपल फंडा है, वो डिस्पोजेबल इनकम याद है। अब इसीलिए मैंने पहले बेसिक्स बता दिए। डिस्पोजेबल इनकम जो नेशन की होती है उसके बाद उसका कितना हिस्सा आप सेविंग्स में डाल सकते हैं, सेविंग्स से इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। ठीक है, तो यही बात है कि डिस्पोजेबल इनकम टू सेविंग, सेविंग से इन्वेस्टमेंट, ये जो प्रोसेस है ये कैपिटल फॉर्मेशन होती है। वो डोमेस्टिक हो सकती है, अगर देश अपने खुद के जो रेजिडेंट्स हैं उनके सेविंग्स पर डिपेंड करता है, उनकी सेविंग्स अच्छे से होती है, तो हाई सेविंग रेट है, कंट्री के इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी हैं कि वो सेविंग्स को प्रमोट करती है, तो उनका डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ही स्ट्रांग होगा। बहुत ही सही बात है, सिंपल सी बात है। ठीक है, और अगर किसी का डोमेस्टिक सेविंग जो है वो कमजोर है तो उससे फॉरेन फिर डिपेंड करना पड़ता है, बाहर के लोगों पर डिपेंड करना पड़ता है, उनको इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वाइट करना पड़ता है, तमाम तरह की स्कीम्स डालनी पड़ती है कि आप आइए और इन्वेस्ट करिए हमारे अंदर, होता है कि नहीं। तो अगर जो कहा जाता है ना, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, सबसे क्लासिक एग्जांपल जो सेविंग्स रेट का सबसे क्लासिक एग्जांपल है कि अगर सेविंग्स अच्छी हो तो आपको घर से ही पैसा मिल जा रहा है, सिंपल सी बात है, आपको बाहर डिपेंड करने की जरूरत ही नहीं है। जो जापान हो गया, कोरिया, ये सब क्लासिक एग्जांपल्स हैं जिन्होंने अपना सारा फोकस किस पे रखा कि सेविंग रेट, हमको बाहर पर डिपेंडेंट नहीं होंगे, अपना सेविंग रेट बढ़ाओ, पैसा जो है ब्लॉक पड़ा हुआ है। एग्जाम्पल तुम्हें, डायरेक्ट एग्जाम्पल नहीं तुम्हें बता रहा है, कभी इकोनॉमिस्ट के पर्सपेक्टिव से सोचना। आप नदी के पुल पर से बचपन से जाते हैं, जो भी बड़ी नदियां हैं, माताएं हैं जो हमारी सही मायने में माता है, उसमें आपने अक्सर यह चीज देखी होगी, नोटिस की होगी कि लोग जो है आदर पूर्वक, आदर के लिए और एक त्याग और समर्पण की भावना के लिए सिक्का फेंक देते हैं। ठीक है, नदी में सिक्का फेंक देते हैं प्रणाम करते हुए, सब आपने देखा होगा। कभी उसको एज एन इकोनॉमिस्ट उस पर्सपेक्टिव से देखिए कि दैट पर्टिकुलर क्वांटम ऑफ मनी, ठीक है, गोता लगाने किनारे फेंका तो ठीक है, गोता लगाने वाला गया और ले आया, लेकिन अगर बीचों बीच में जितना भी सिक्का फेंका जा रहा है दैट गोज कंप्लीटली आउट ऑफ सर्कुलेशन, मार्केट से सर्कुलेशन में बाहर हो गया कि नहीं हो गया। वो कभी मार्केट कैपिटल का पार्ट बन पाएगा, कभी सेविंग, वो ऐसी सेविंग्स बन पाएंगे जो इन्वेस्टमेंट हो, नहीं हो गया। मैं क्वांटम की बात नहीं कर रहा हूँ, स्केल बहुत ही कम है उसकी, मैं जानता हूँ, लेकिन आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ऐसा पैसा जो या तो इस तरह से चला गया कहीं, या कहीं ब्लॉक पड़ा हुआ, ब्लॉक पड़ा हुआ का अर्थ क्या है, मान लीजिए किसी ने ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट कर रखा है जो कि लिक्विड एसेट्स नहीं है, जल्दी से उनको तोड़ के जो है मनी नहीं निकल सकता, वो फिक्स है, फिक्स पड़ा हुआ है, तो वो उधर पैसा सारा चला जाएगा। तो माहौल कैसा है एनवायरमेंट का, इकोनॉमी का एनवायरमेंट कैसा है, इस पर ही डिपेंड करता है कि पैसा कौन लगाएगा, कौन जो है वो चुपचाप रख लेगा, भैया कोई भरोसा नहीं है, अपना पैसा अपने हाथ में रखो। तो जो सेविंग रेट है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। हैरप डोमर मॉडल जिसे कहते हैं, ये जिस पर पहला इकोनॉमिक प्लान जो प्लानिंग है जो बेस थी, जिसने इंस्पायर किया आइडिया को, उसका यही पर्पस था कि आप सेविंग्स पे डिपेंड कीजिए ना, आप क्यों डरते हैं, बाद में शिफ्ट हो गए हम उससे, लेकिन मेन इसका ये था कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट आपके दो मजबूत टूल्स हैं, आप उन पे ध्यान दीजिए और ये लॉन्ग टर्म में रिजल्ट लाएंगे। जापान, कोरिया वगैरह के में रिजल्ट आए हैं, डोमेस्टिक सेविंग्स ने उनके लिए वंडर्स करके दिखाया, कमाल करके दिखाया। ठीक है, हाई सेविंग्स होंगे, हाई इन्वेस्टमेंट हो गए, डिमांड साइड इशू, सप्लाई साइड इशू, ठीक है, हो सकते हैं, वो तो आप जानते ही है। ठीक है, मार्केटेबल एग्रीकल्चर सरप्लस की बात आती है। मार्केटेबल एग्रीकल्चर सरप्लस का सिर्फ यही फायदा है कि खाना मिल जाएगा, सेल्फ सफिशिएंसी हो जाएगी, नहीं, बहुत ही मजेदार इसका एप्लीकेशन, इसका बहुत मजेदार है। क्या है कि देखिए, जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाते हैं तो आप एग्रीकल्चर को इग्नोर कर सकते हैं, जिसकी हमेशा आलोचना की जाती है कि इंडिया में शायद सेकंड प्लान हुआ वहां से लेकर आगे तक एग्रीकल्चर को वो फोकस नहीं मिल पाया शायद जो मिलना चाहिए था।
फर्स्ट में खूब अच्छा फोकस था, आप जानते हैं, सेल्फ सफिशिएंसी और सेल्फ रिलायंस की तरफ गए हम। तो इंडस्ट्री कैसे, देखिए आप सारा फोकस इंडस्ट्री पे, आपको याद है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर याद है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी थी, अगर आप में सीमित ही संसाधन है तो सब कुछ इकट्ठा एक ही महीने झोंक दीजिए, देखिए कि बैलेंस्ड, उसका बैलेंस इस्तेमाल करिए, ठीक है? एक ज्यादा कर देंगे तो दूसरा अपने आप कम हो जाएगा, शायद वही हुआ हो इंडिया के साथ। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर आप खूब अच्छे से बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो कुछ ग्रोथ सेंटर्स में ही डेवलप होता है, अर्बन, वहां पर अर्बन सेटलमेंट्स हो जाते हैं। तो जो अर्बन पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ चला जाएगा और अर्बन सेटलमेंट का हिस्सा हो जाएगा, तो वो खुद अपने लिए एग्रीकल्चर कर पाएंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का प्रिंसिपल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बीच में, और कंपैरेटिव एडवांटेज का? वो इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उसको खेती करने का टाइम थोड़ा है। तो उस अर्बन पॉपुलेशन को, जो कि इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन जो इस प्रकार से किसी इकोनॉमी में तैयार होगी, उसका खाना पानी कौन देगा जी? कहां से आएगा उसका खाना पानी? तो क्या आप मानते हैं इस बात को, आप समझते हैं कि एक अच्छा इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए एक मार्केटेबल एग्रीकल्चरल सरप्लस भी होना चाहिए? सरप्लस का अर्थ क्या हुआ कि किसान जितना अपने खाने पीने के लिए पैदा कर रहा है उससे ज्यादा पैदा करे, ताकि बाकी लोगों को भी मार्केट के थ्रू पहुंच सके, है कि नहीं है? ये तो अंदर की बात हो गई। अब बाहर की बात करिए। अगर आपके पास मार्केटेबल एग्रीकल्चरल सरप्लस नहीं है तो आप इंपोर्ट करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, खाना इंपोर्ट करना पड़ेगा, अनाज इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? और इंपोर्ट अगर आपको करना पड़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज आपका निकल जाएगा। तो जो सेविंग्स, समझ गए कैसे आपस में जुड़े हुए हैं? अगर आपकी इंपोर्ट डिपेंडेंस हैवी होगी तो कैपिटल आपके हाथ में लेस हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की तरफ चला गया, इन्वेस्टमेंट पे गया ही नहीं, ठीक? फॉरेन ट्रेड को भी देख लीजिए, वो कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। हमेशा से ये बात सुनते आए कि नहीं हम मार्केट में। ये अच्छा पॉइंट आया, एक बहुत बढ़िया पॉइंट आया, यहाँ पर आपके 3-4 कॉन्सेप्ट्स को मैं अलाइन कर देता हूं। हमने हमेशा से क्या पढ़ा? एडम स्मिथ का इनविजिबल हैंड पढ़ा हमने, कि आप भरोसा रखिए इनविजिबल हैंड पर, क्योंकि सब लोग अपना अपना इंटरेस्ट अगर वॉच करेंगे तो इकोनॉमी एज ए होल ग्रो करेगा और सबको फायदा होगा। अच्छा, ठीक है, लेकिन क्या आप जानते नहीं है कि जिस मार्केट की संकल्पना में बात की जा रही है, एडम स्मिथ का इनविजिबल हैंड कब प्रभाव दिखाएगा? जब मार्केट में जो पार्टिसिपेट कर रहा है सब अपने अपने लेवल पे जो है बराबर से कंपीट कर सके, तभी ना कंपटीशन फ्री होगा, तभी ना भाई, तब ये ठीक है कि इनविजिबल हैंड सबका भला कर देगा, ठीक, फाइन। लेकिन आप एक उदाहरण लीजिए कि एक डेवलप्ड कंट्री है और एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है सीवियरली, उनके बीच अगर ट्रेडिंग होगा, ट्रेड नेगोशिएशन होगा, तो ये आप बताइए मुझे कि कंपैरेटिव एडवांटेज में भी, कंपैरेटिव एडवांटेज का कैसे जो है वो इफेक्ट पड़ेगा इस पर, या कॉस्ट इफिशियंसी जिसे कहते हैं, कॉस्ट इफिशियंसी किसके पास ज्यादा होगी? वो जिस लेवल पर वो प्रोडक्शन कर सकता है, जिस तरह से वो इंडस्ट्रियलाइज्ड है, जिस लेवल पर वो बैठा हुआ है, उससे आप कंपीट करने के। मुझे याद है कि कहीं मैंने पढ़ा था कि जो पता नहीं कितने मीटर का जो साड़ी होता था या कपड़ा होता था, उसको 6 महीना लगता था इंडिया में तैयार होने में, 6 months का टाइम लगता था, सोचिए। और जब जिसके पास इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, माना कि क्वालिटी में अंतर आएगा, लेकिन वो क्वांटिटी तो सप्लाई कर देगा ना फटाफट, उसका कॉस्ट कटिंग हो जाएगा, उसको बहुत सस्ता पड़ेगा, तो टाइम में और कॉस्ट में उसका सेविंग एडवांटेज है, तो वो आपको साफ कर देगा। आप उससे फ्री ट्रेड करेंगे तो साफ कर देगा। आप एग्जाम्पल सोचकर बताइए कि मैं गलत कह रहा हूं। एक हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री और एक जो है वो प्राइमोर्डियली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री, दोनों को आपस में आप कंपीट करा दीजिए, फ्री ट्रेड करा दीजिए, तो ये जो कुछ भी पैदा करते हैं, अगर वही चीज वो भी पैदा करता है, तो हाईली इंडस्ट्रियलाइज होने की वजह से उसका कॉस्ट एडवांटेज, उसका बेनिफिट रहेगा कि नहीं रहेगा? वो इनको आउट, जिसे कहते हैं, वो क्राउड आउट कर देगा, खत्म कर देगा मार्केट से। तो जो फ्री ट्रेड है, ध्यान रखिए इस बात को, यहाँ यही वो पॉइंट है। मैं बहुत समय से इंतजार कर रहा था कि कब मैं आपको ये बताऊं, ये समय आ गया जानने का कि इनविजिबल हैंड, फ्री मार्केट, उसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो बराबरी के लोगों में, जिसे कहते हैं ना, कि थोड़ा क्रूड वे है कहने का, लेकिन समझिए कि बराबरी के लोगों में, जो भगत सिंह जी ने कहा था, सरदार भगत सिंह ने क्या कहा था कि कमजोर और मजबूत के बीच में जो है कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बातचीत करते हैं तो क्रांति, यही तो डिफरेंस था ना, जो भी कह लीजिए कि क्रांतिकारी दल और जो बाकी थे, जो नॉन वायलेंट अहिंसा वाले जो विचारधारा वाले दल थे, उसमें मुख्य अंतर विचारधारा का क्या था कि बातचीत के माध्यम से रास्ता निकाला जा सकता है, ये एक विचार था। दूसरा विचार था कि कमजोर और मजबूत के बीच में क्या बातचीत होगा, हमारे और के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कोई होगा तो आपका ही पलड़ा भारी होगा ना, तो पहले आप मेरे देश से बाहर निकलिए, फिर हमारी बराबरी होगी,
आप जो है वो कॉलोनाइजर है, हम आपकी कॉलोनी है, हमारे आपके बीच क्या बात होगी, पहले आप बाहर निकलो फिर बातचीत होगी। ये जो फंडामेंटल, तो वही चीज यहाँ भी रिफ्लेक्ट होती है एक दूसरे स्वरूप में कि हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंपीटिंग और कॉम्पिटेंट जो है एफिशिएंट कंट्री को, इकोनॉमी को आप एक दूसरे से करेंगे अंडर डेवलप्ड से, तो जरूरी नहीं है कि दोनों बेनिफिट हों। तो जो रूल था आपको याद है वो रूल कि मार्केट जो है, फाइन, यस अनिल, आई एम सेइंग कि आपको वो रूल याद है जिसमें हम कहा करते थे कि मार्केट इतनी ब्यूटीफुल चीज है कि उसमें सब लोग जो पार्टिसिपेट करते हैं उनमें सबको फायदा होता है ना, एवरीबडी इज बेटर ऑफ आफ्टर द ट्रांजैक्शन, ट्रेड इतनी अच्छी चीज है। जरूरी नहीं है हमेशा, उस पर अब प्रश्न उठने लगा है। जो ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट रहा, ग्लोबलाइजेशन का जो पूरा दौर चला, उसके बाद अब उस पर भी प्रश्न उठने लगे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, ठीक है, जान रहिएगा इस चीज को। तो ये तो हो गया कि फ्री ट्रेड करना चाहिए कि नहीं, इसका डेवलपमेंट पे असर पड़ता है, और कंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी डेवलपमेंट पे असर करता है कि कर तो रहे हो लेकिन कौन सी चीज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हो भाई। रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर हो, वही क्लासिक एग्जांपल कॉलोनाइज्ड इंडिया, ब्रिटिश टाइम का इंडिया इसका क्लासिक एग्जांपल है। आप जानते हैं, मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं कि ब्रिटिश इन्वेजन के पहले हम जो है वो एक्सपोर्टर किन आइटम्स के थे, और जब उनका वो कॉलोनाइज कर लगे, मार्केट को हमारे कैप्चर करके कंट्रोल कर दिया, मैनूवर कर दिया, तब हम किस चीज के एक्सपोर्टर हो गए, आप खुद देख सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है। फिर इकोनॉमिक सिस्टम, ये तो आप जानते हैं, इसमें मुझे एक भी शब्द खर्च करने की शायद जरूरी नहीं कि फ्री मार्केट इकोनॉमी है कि नॉन मार्केट इकोनॉमी है, स्टेट लेड है कि स्टेट इंड्यूस्ड है ना। इसे कमांड इकोनॉमी कहते हैं, सोवियत वाला कॉन्सेप्ट है, और ये स्टेट इंड्यूस्ड है। इसको काफी हद तक इंडिया फॉलो करता है कि भाई जहां जरूरत होगी वहां ही हम घुसेंगे, ठीक है, धीरे धीरे इंसेंटिव देते रहेंगे तो मार्केट को शेप करते रहेंगे। हम मार्केट का रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे, मार्केट को इंस्ट्रूमेंट की तरह ही हम भी यूज कर लेंगे, ठीक है। तो बीच का एक रास्ता हो गया, ठीक। तो ये हो गए इकोनॉमिक फैक्टर्स। फिर नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आते हैं, जैसे आप खुद देख लें और मुझे लगता है आप एग्री करेंगे। नॉन इकोनॉमिक, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, पॉपुलेशन का सबसे इंटरेस्टिंग, एक तरफ नेचुरल रिसोर्स देख लीजिए, लैंड, ये सब देख लीजिए सारा, ठीक, और ह्यूमन रिसोर्स। इसमें सबसे स्ट्राइकिंग डिफरेंस क्या है जानते हैं, कि अगर पॉपुलेशन रिसोर्स की तरह नहीं इस्तेमाल हो रही है तो वो लायबिलिटी है, समझे नहीं समझे। बाकी चीज में क्या है कि हमारे पास जमीन है, नहीं इस्तेमाल हो पा रहा है भाई, चलो ठीक है, पड़ी है, हमारा कोई नुकसान थोड़े कर रही है, जमीन है नहीं यूज कर पा रहा, पड़ा है, कोई बात नहीं। लेकिन परिवार में अगर 5 लोगों का परिवार है, उसमें 4 लोग हैं जो नहीं कमा रहे हैं लेकिन वो खा तो रहे ही हैं। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। तो ह्यूमन रिसोर्स इसलिए इतना क्रूशियल हो जाता है कि अगर उसको हमने एसेट नहीं बनाया तो लायबिलिटी तो है ही, वो लायबिलिटी की तरह तो काम करेगा, इसलिए उसको एसेट बना देना बहुत जरूरी है जल्दी से जल्दी। इस ही सेंस में ह्यूमन रिसोर्स क्रूशियल हो जाता है। तो ह्यूमन रिसोर्स आपका स्किल्ड है नहीं है, किस स्टेज में है, डेमोग्राफिक जो ट्रांजिशन है वो आप पॉपुलेशन के किस फेज से गुजर रहे हैं, आप में ज्यादा बच्चे हैं, ज्यादा बूढ़े हैं, ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन है, आपका पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन क्या है, ये सब चीजें नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट को डिसाइड करती है। एजुकेशन, मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं कि जनरल एजुकेशन का भी फर्क पड़ता है, और टेक्निकली कितना, टेक्निकल एजुकेशन आपका किस लेवल का है, इसका भी फर्क पड़ता है, ठीक है। एजुकेशन पॉलिसी बन रही है, देखिए आप अब इन सबको कनेक्ट करना शुरू करें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसी क्या चीज है जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, कैसे किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं कंट्री को, क्या दिशा है। पॉलिटिकल फ्रीडम आप जानते ही, इसमें तो कुछ कहने की बात ही नहीं कि किसी भी इकोनॉमी का डेवलपमेंट इस बात पर तो डिपेंड करता ही है कि उसका पॉलिटिकल कमांड किसके हाथ में है। जब हमारे हाथ में था तब सारा कुछ हम लोग अच्छे अच्छे जो फिनिश मटेरियल के एक्सपोर्टर थे, जब दूसरे के हाथ में गया तो फिर हम रॉ मटेरियल भेजने लगे और उन्हीं के लिए मार्केट बन गए। फिर सोशल सेटअप कैसा है, कैसा सोशल सेटअप है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, जेंडर इनक्वालिटी कैसी है, इस सब का भी प्रभाव पड़ता है भाई डेवलपमेंट पे, ठीक है। फ्यूडल सोसाइटी है, किस प्रकार की सोसाइटी है, जमींदारी व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, सो मेनी थिंग्स कम टू प्ले। और ऑफ कोर्स लास्ट में जो है वो करप्शन तो है ही, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं कि करप्शन अगर बहुत ज्यादा है तो डेवलपमेंट पर उसका प्रभाव पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि वो कभी भी जो इक्विटी है, जो जस्टिस है और इक्विटी है, इसके राह में सबसे बड़ा रोड़ा करप्शन होता है। तो कभी भी आपको, अब देख लीजिए आपके सामने सारा चार्ट में वो कर देता हूं फिर से, ये देखिए आपके सामने, कभी भी किसी भी चीज का एनालिसिस करना हो कि डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, इनका आप मन में ध्यान रखिएगा कि नेचुरल रिसोर्स होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं।
सब रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक पर्सपेक्टिव आपको डेवलप हो जाना चाहिए। लेकिन लोगों को इससे भी शांति, ये लास्ट 10 मिनट्स में आपको बता देता हूं कि इससे भी शांति नहीं मिली लोगों को, इससे भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे डेवलपमेंट की। ठीक है, डेफिनेशन थी, उन्होंने कहा कि इसको सही और कंक्रीट टर्म्स में डिफाइन कीजिए भाई। ठीक है, उसका डेफिनेशन बनाइए कि ह्यूमन जो है डेवलपमेंट को ह्यूमन डेवलपमेंट से आप बार बार जोड़ रहे हैं, मैल न्यूट्रिशन बोलते हैं आप, एजुकेशन बोलते हैं, इस तरह की बात करते हैं। आप क्लियरली आइडेंटिफाइड गोल्स जो है वो ले डाउन करिए और फिर डिफाइन करिए कि आपके लिए ह्यूमन डेवलपमेंट क्या चीज है। ठीक है, इस पर इस चीज की फिर बात आई। ठीक है, तो कहा गया ठीक है, इसके लिए हम छह पैरामीटर जो है वो बना देते हैं। ठीक, क्या क्या वो पैरामीटर्स हैं आपके स्क्रीन पर सामने, कि ह्यूमन डेवलपमेंट को अगर आप डिफाइन करने आ जाइए। अब देखिए कहां से शुरू हुए थे, इकोनॉमिक ग्रोथ से। इकोनॉमिक ग्रोथ को थोड़ा एक्सपेंड किए कि भाई ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ये सब भी आना चाहिए, फिर आए डेवलपमेंट पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे आए। ठीक, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये सब आ गया, वो सब आ गया। ठीक है, अब आए ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। यही इवोल्यूशन का प्रोसेस है, इकोनॉमिक थॉट ऐसे इवॉल्व किया है वर्ल्ड का। ठीक है, तो इनफैक्ट डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स नाम का एक फील्ड ही, अपने इस नाम की एक फील्ड ही वर्ल्ड वॉर वगैरह के बाद डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की जो फील्ड है वो उसने तूल पकड़ा, फिर कि एक अलग डिसिप्लिन ही बन गई। तो लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पॉलिटिकल फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये 6 कंपोनेंट होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के। हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये क्लास करने और न करने में अंतर क्या हो जाता है, हम नहीं जानते क्या, आप नहीं जानते कि हाँ ऑब्वियसली कभी भी किसी मानव के विकास की बात करिए कि मानवीय विकास क्या है, हमारा आपका विकास असली सही मायने में क्या है, तो हम बोल ही ले जाएंगे कि जिंदगी अच्छी होनी चाहिए, जो है अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए, आत्मसम्मान के जीवन में, तो सब जानते ही। लेकिन मेरा फोकस याद रखिएगा हमेशा ये, मैं इस यदि मैं इस परीक्षा की प्रकृति को और प्रवृत्ति को अच्छे से समझ पाया हूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपकी कॉपी में, आपके आंसर शीट में की वर्ड्स, कैच फ्रेजेस ये होने चाहिए, तब नंबर मिलेगा। मॉडल आंसर जो आता है उसमें यही सब होता है, ध्यान रखिए इस चीज को। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, वो जनरल टाइप का बोल के नहीं चलेगा। पॉलिटिकल फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स, ये सब आपको बोलना पड़ेगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जो फ्रेजेस है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, एक लाइन में मैं आपको कहना चाहूं तो जो पूरा चेंज आया है आइडियोलॉजी में, वो क्या कह रहा है कि जो फोकस है डेवलपमेंट का, जो फोकस है वो क्या रहा है, यूज पर चला गया, सिर्फ जनरेशन तक नहीं रुका। इनकम आप कैसे पैदा करते हैं, इनकम किस स्पीड से इनकम पैदा कर रहे हैं, किस स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, जनरेशन पर ही नहीं रुका। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका कॉन्सेप्ट जनरेशन से शिफ्ट होकर यूज पे भी है कि इकोनॉमिक इनकम जनरेट तो कर रही है, उसको यूज कैसे कर रही है, उस इनकम को कहां जा रहा है वो पैसा, तो पैसा कहां से आ रहा है और कैसे आ रहा है, सिर्फ इस पे नहीं रुके, किधर को जा रहा है इस पर भी फोकस शिफ्ट हुआ, उसको भी इंक्लूड किया गया। और डेवलपमेंट का सबसे मेजर, कोई बोले कि मेजर एक लाइन में बताइए कि डेवलपमेंट का जो है वो कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन कैसे चेंज हुआ, तो यही है कि जो है जनरेशन से इस्तेमाल तक ये यात्रा रही है। There are several crucial variables of human development। कहा गया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट की जब भी बात की जाएगी तो अब सिर्फ कॉन्क्रीट और मेजरेबल चीजों पे नहीं रुकेंगे, बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट एस्पेक्ट्स भी आ जाएंगे। और वो कौन है एब्स्ट्रैक्ट एस्पेक्ट? डेमोक्रेसी, रेस्पेक्ट फॉर म्यूचुअल राइट्स, जेंडर इक्वालिटी, सोशल एंड कल्चरल ट्रेडिशंस। अब आप बताएं, इसके लिए पैसा खर्च करने की जरूरत है? ये क्या पैसे पे डिपेंडेंट एस्पेक्ट्स हैं? सोसाइटी का और इंडिविजुअल का जो थॉट प्रोसेस है, इंडिविजुअल का जो फैमिली स्ट्रक्चर है, उसमें एक दूसरे के अधिकारों के प्रति जो है वो सम्मान हो, लोकतांत्रिक जो है मूल्यों पर जीवन आधारित हो, समाज आधारित हो, जो है वो लैंगिक समानता हो, जेंडर इक्वालिटी हो, सोशल और कल्चरल ट्रेडिशंस को अपने जो है वो बचा के रखे। इसके लिए पैसा, इसके लिए बहुत बड़ा डेवलप्ड कंट्री होना चाहिए? नहीं। तो इनकम और वेल्थ पर ये डिपेंडेंट नेसेसरीली नहीं है, ठीक है। इसलिए तो कम से कम इतना कर लीजिए आप भाई, आपसे और कुछ नहीं हो पा रहा है तो कम से कम ये तो कर लीजिए, ठीक है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ये सेंटेंस क्या सिखाता है हमको, एक इकोनॉमिस्ट के पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिस्ट नहीं करिए,
एक डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के एक हमारे आपके जैसे स्टूडेंट के लिए इसका मतलब क्या है बुरा न मानो होली? आप इसको कैसे देखते हैं इस त्योहार? मैं जहां से देखता हूं ये सब उसमें आ जाता है, बुरा न मानो होली है में। आप देखिए, सोच कर देखिए आप मेरी बात को। जब कोई किसी से पूछता है कि जो है कि भाई रंग डाल दे, हमारे घर में क्या सिखाया गया कि जो है भाई किसी पर रंग डालने से पहले पूछ लेना, नाराज ना हो जाए, या फलाने धर्म का हो सकता है या फलाने जेंडर के हो सकती है, उस पर आप रंग डाल रहे हैं, कहीं ये बुरा नहीं मान जाए। तो क्या है, यू आर रिस्पेक्टिंग देयर म्यूचुअल राइट्स ना, यू आर रिस्पेक्टिंग हिज राइट्स और हर राइट्स। डेमोक्रेटिक सिस्टम का ही तो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर। डेमोक्रेटिक कैसे डेमोक्रेटिक सिस्टम? ये बताइए, क्या ये त्योहार नहीं है? क्या आप नहीं जानते कि ये त्योहार नहीं है कि जो टाटा बिरला का जो ड्राइवर होगा, जो सबसे नीचे लेवल का ड्राइवर है, उसका बच्चा भी गुलाल लगा सकता है टाटा बिरला को? ये है बात सही कि नहीं है? बताओ, क्या ये वो त्योहार नहीं है जिसमें आपके ड्राइवर, आपके यहाँ काम करने वाले सबसे नीचे तबके के जो लोग हैं, मैं नीचे तबका क्यों बोल रहा हूँ पता नहीं, लेकिन यही परिभाषा एक्सेप्टेड है तो कह लीजिए, उसका बच्चा भी आके आपके बच्चे को जो है वो होली में गुलाल लगा सकता है और गले मिल सकता है कि नहीं है? डेमोक्रेसी है कि नहीं है? रिस्पेक्ट फॉर म्यूचुअल राइट्स है कि नहीं? जेंडर इक्वालिटी है कि नहीं है? जब आप पूछते हैं कि गुलाल लगा दे भाई, आपकी कोई मोहल्ले की दोस्त है या कोई भी है, तो आप पूछते हैं, आप रिस्पेक्ट करते हैं उसके फ्रीडम को, जेंडर इक्वालिटी है ना, सब बराबर मजा लेते हैं कि नहीं लेते हैं इसमें? बिल्कुल। अरे बताने वाली चीज नहीं है, नहीं तो हम लोग जो है मूल रूप से बलिया जिले के हैं। मैं नहीं कहता कि हमारे एरिया में ऐसा है, वहां पर जो चलो छोड़ दो, बरसाने की होली, बरसाने का होली देखा है आपने? टीवी में तो देखा ही होगा बरसाने की होली। मैं सुनना चाहता हूं आपसे, अगर आप गधा टाइप के पढ़ाई के कीड़े नहीं हैं और अगर दुनिया में क्या होता है क्या नहीं होता इसकी खबर रखते हैं, तो बरसाने की होली का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? कौन पीटता है और कौन पीटा जाता है? बताइए। लठमार होली सुने हैं? लठमार, अगर सुने हैं तो बताइए। लठमार होली, लठमार में लठ कौन मारता है? आई वुड लाइक टू नो। लेडीज मारती हैं जेंट्स को। मैं सिर्फ सिंबॉलिक बता रहा हूँ, ये जेंडर इक्वालिटी नहीं है कि लेडीज जो है वो जेंट्स को लाठी मार रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ ये जेंडर इक्वालिटी है, लेकिन एक जिसे कहते हैं ना कॉन्फ्लुएंस है, कॉन्फ्लुएंस है जेंडर्स का। ठीक है, इसमें जेंडर, अगर मेरी परिभाषा सुनिए, यहाँ पर स्कोप नहीं है डिस्कशन का, मैं चाहता हूं जेंडर इक्वल नहीं, सोसाइटी सिर्फ वहां पर मत रुकिए, जेंडर अनकॉन्शियस होनी चाहिए सोसाइटी। सामने जब कोई व्यक्ति आ रहा हो तो उसका जेंडर सबसे पहली चीज नहीं होनी चाहिए जिससे आपके दिमाग में उसका परसेप्शन बने कि एक लड़की आ रही। नो, यही इवोल्यूशन का जो आपके इंटेलेक्चुअल इवोल्यूशन यही है, पर्सनल इवोल्यूशन ये है कि अगर मेरे बगल में, मैं बस में जा रहा हूँ, गाड़ी में जा रहा हूँ, मेरे बगल में अगर कोई लड़की बैठी है, जब तक मैं इस चीज को लेकर कॉन्शियस हूँ कि लड़की बैठी है, लड़की बैठी है, तब तक जेंडर इक्वालिटी नहीं है। मैं किसी व्यक्ति को उसके लिंग के आधार पर नहीं, उससे मेरी बातचीत क्या हो रही है, उसका ऑरा कैसा है, व्हाट काइंड ऑफ इंटेलेक्ट शी और ही पजेसेस, इससे जब मैं आइडेंटिफाई करूं और लिंग जो जेंडर है वो कंप्लीटली इररिलेवेंट हो जाए, इस लेवल तक, ये है वो लेवल। जेंडर सेंसिटिविटी की बात नहीं है, जेंडर सेंसिटिव तक मत रुकिए, जेंडर जो है वो इनसेंसिटिव हो जाइए। इनसेंसिटिव मतलब उस क्रूअल टर्म में नहीं, आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि इसका जेंडर क्या है, यू आर गुड टू एवरीबॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, आप उस लेवल का बात। तो आप देखेंगे तो सब बुरा न मानो होली एक ऐसा एक त्योहार है, मान लीजिए, कि जिसमें आप देखिए तो सब कुछ है, और इन चीजों के लिए इनकम और वेल्थ पर नेसेसरली, गांव में रंग का पैसा नहीं है तो लोग की चाहला समझते हैं, कीचड़ लगा देता था। हाँ, बहुत आप गाली दे सकते हैं इसको कि अनहाइजीनिक है, सबसे गंदा त्योहार है होली, ये सब लोग बोलता है, भाई ठीक है, आई रिस्पेक्ट देयर सेंटिमेंट्स एंड आई ऑनर देयर व्यू, बट माय ओपिनियन इज व्हाट, कि ठीक है उसके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, एक दो कुछ नहीं रंग लगाने के लिए, तो कुछ नहीं पा रहा तो धूल और चाला ही लगा दे रहा है, उससे मर थोड़ा जाइएगा, 2-3 दिन खजुली हो जाएगा और क्या हो जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा, बट सी बिहाइंड इट। ठीक है, मोबिल ऑयल अब एकदम डेंजरस की तरफ जा रहा है, एक से एक यहाँ पर निकम्मे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सोच लिए ऐसा होली खेलेंगे तो हालत नहीं खराब हो जाएगा पूरी सोसाइटी का, इसलिए बदनाम किया हुआ होली का इसी तरह का लोग। व्हाट आई मीन टू से, आई थिंक यू आर गेटिंग इट इन द राइट स्पिरिट। व्हाट आई एम सेइंग कि उसके पीछे का जो सोशियो इकोनॉमिक्स है वो ये है कि दीज थिंग्स आर नॉट रिसोर्स डिपेंडेंट, ओके, दे आर नॉट ऑब्लिगेट ऑन द रिसोर्सेज। ये है मेन चीज, ये है समझने वाली कि ये वो वैल्यूज हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ ले जा रही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ आप जब जाएंगे तो एक लिमिटेड रोल है, सिर्फ इनकम और वेल्थ का रोल है, आपको जो है आइडियलिस्ट नहीं बनना है, इनकम और वेल्थ का रोल है
लेकिन उनका रोल जो है वो लिमिटेड है, और बहुत सारी ऐसी वैल्यूज हैं जो आप पैदा कर सकते हैं जो कि नेसेसरीली इनकम और वेल्थ पर डिपेंडेंट नहीं है। तो कोई पूछे, अब आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, अब कंक्रीट पॉइंट्स आपके उंगलियों पर, फिंगर टिप्स पर क्या होने चाहिए कि भाई क्या है, तो बोले कंपोनेंट्स, ह्यूमन डेवलपमेंट जो आप बोल रहे हैं उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, बोले इक्विटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट, सस्टेनेबिलिटी। याद होना चाहिए, फटाफट याद होना चाहिए, और इनके सारे एस्पेक्ट्स भी याद होना चाहिए। प्रोडक्टिव एसेट्स जो कंट्री में है, सोसाइटी में है, लास्ट पॉइंट है, फिर बंद करेंगे, अगली क्लास का भी समय हो रहा है। एक्सेस टू प्रोडक्टिव एसेट्स, एग्जांपल बताइए कि जो प्रोडक्टिव एसेट्स हैं, कंट्री के प्रोडक्टिव एसेट्स में सबका एक्सेस हो भाई, सब लोग उसमें कंट्रीब्यूट कर सकें, कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट, कोई पर्टिकुलर सेक्टर किसी के लिए जो है वो जो है बाधा का काम नहीं करे, किसी के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं हो। फिर एक्सेस टू क्रेडिट, आप सब जानते हैं, इसमें बताने वाली ज्यादा बात नहीं, कि सबको सुलभ और सहज रूप से सुलभ हो, जो ऋण की व्यवस्था है वो सुलभ हो। फिर इक्विटी पर है, अभी इधर उधर मत भागिएगा, ठीक है, इक्विटी पर है अभी। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूटिव मेजर्स, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूटिव मेजर्स आप समझ ही गए होंगे कि जो राष्ट्र है जो अपनी नीतियों के तहत इंश्योर करता है कि भाई वहां भी डेवलपमेंट हो जाए, फलाने एरिया में जैसे इनवाइट करता है सरकार कि यदि आप इन क्षेत्रों में जो है वो इंडस्ट्री स्थापित करेंगे तो आपको ये टैक्स की छूट मिलेगी। ये क्या है, पॉलिसी इंटरवेंशन है डिस्ट्रीब्यूटिव मेजर्स के लिए, कि वहां पर इकोनॉमी जाएगी तो तमाम लोग उससे ग्रोथ करेंगे, तमाम उनको फायदा होगा, ठीक है। फिर तमाम पॉलिसीज आती हैं जो बेनिफिट्स को ट्रांसफर करती हैं, यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। फिर पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज है, ये आप जानते ही हैं, सबको हर तरह की पॉलिटिकल फ्रीडम मिलनी चाहिए, हमारी प्रस्तावना में ही इसका जिक्र है। सोशल एंड लीगल फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक, सोशल फ्रीडम हो, लीगल फ्रीडम हो, तब इक्विटी कहा जाता है कि समाज में इक्विटी है, साम्यता है भाई, ठीक है। प्रोडक्टिविटी, इसका क्या अर्थ हुआ कि ह्यूमन प्रोडक्टिविटी जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए। ह्यूमन प्रोडक्टिविटी ही, ह्यूमन रिसोर्स ही ऐसा है जिसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर लेना चाहिए, बाकी का ऑप्टिमल करना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कीजिए, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट कीजिए। लोगों ने क्या किया, जापान को, साउथ कोरिया लोगों ने क्या किया, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट किया, सेविंग रेट को अच्छा रखा और ह्यूमन कैपिटल में खूब इन्वेस्ट किया, उनको स्किलफुल बनाया, आगे चलकर वही प्रोडक्टिव हो जाए। सर्विस सेक्टर की इंडस्ट्रीज जो है वो टेक्निकली इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में वो मास्टर हो गए, वो लोग, उन्होंने लगातार अपनी पॉपुलेशन को जो है वो ह्यूमन रिसोर्स में बदलना जारी रखा, और उनसे हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। एम्पावरमेंट का क्या अर्थ हुआ, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पंचायती राज, सब इसमें आ गया कि जो है वो एम्पावरमेंट हो, न केवल जेंडर्स, सभी जेंडर का, दोनों जेंडर का एम्पावरमेंट, जेंडर का, जेंडरलेस का जो भी है उसका एम्पावरमेंट हो, सोसाइटी के सभी स्ट्रक्चर जितने स्ट्रेटा है उनका एम्पावरमेंट हो, अलग अलग सेक्टर्स का एम्पावरमेंट हो, ओके, अलग अलग एज ग्रुप का एम्पावरमेंट हो, यानी हर लेवल पर एम्पावरमेंट हो। और लास्ट है सस्टेनेबिलिटी, कि ये सब तीनों जो कर रहे हो, ये 1, 2 और 3, ये खाली इसी जनरेशन तक सीमित न रह जाए, ये सस्टेनेबल हो, ये आगे भी ये तीनों चीजें जाए, तब कह सकते हैं कि हाँ ये कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो है कॉन्सेप्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट का। क्योंकि आप देखिए एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, ये अनजस्ट वर्ल्ड जो होता है, अनजस्ट वर्ल्ड मतलब जहां पर न्याय की संकल्पना ना हो, जहां न्याय अच्छे से ना हो, क्या ऐसा संसार या ऐसी सोसाइटी सस्टेनेबल हो सकती है? सोच कर देखें आप। जस्टिस इज द एलिमेंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इफ यू आस्क मी, सोशल इक्विटी एंड जस्टिस, प्रस्तावना में जो चीजें लिखी है ऐसे ही नहीं लिखी है। जब तक किसी सोसाइटी में सोशल इकोनॉमिक जस्टिस नहीं होगा, पॉलिटिकल फ्रीडम और डेमोक्रेसी नहीं होगी, और सस्टेनेबल जस्टिस नहीं होगा, तब तक वो सोसाइटी एज अ होल, अगर वो अनफेयर सोसाइटी है तो वो कोलैप्स कर जाएगी, फ्रिक्शन, संघर्ष की स्थितियां पैदा होंगी। तो सस्टेनेबिलिटी को वो हल्के में मत लीजिए। एक समाज को बहुत लंबे समय तक सस्टेन कर पाने के लिए भी अल्टीमेटली, चाहे जितना समाज ऐरा गैरा हो, लेकिन अल्टीमेटली घूम के वो उसी धुरी पे आता है वापस, कि अगर वर्ल्ड उसमें जस्टिस का कॉन्सेप्ट नहीं है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस नहीं है, तो फिर वो ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 4 ग्रुप, 50 ग्रुप, उसमें लड़ाई खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये पावर है, यही पावर है कि सस्टेनेबिलिटी बिना फेयरनेस और जस्टिस के नहीं आ सकती। जैसे कहते हैं ना कि ईमानदारी का पावर इतना जबरदस्त है कि ईमानदारी का ठीक उल्टा क्या हुआ, चोरी, बेईमानी, ठीक है। लेकिन ईमानदारी का, मेरे एक थे चाचा जी, तो वो कहा करते थे इस चीज को कि कभी सोचना इस बारे में, फिलोसॉफिकल थॉट है कि चोरी में भी ईमानदारी की जरूरत पड़ती है। तो मैं पूछता था कैसे, जो है ये तो विरोधाभासी, बहुत छोटे उम्र की बात।
तो कहते थे कि मानो कि चार चोर हैं, चार लोग मिलकर प्लान बनाता है कि इसमें चोरी डालेंगे और हमारा तुम्हारा ये हिस्सा होगा इसमें 25%, 25%, 25%, 25% ईच। ओके, ये जो ग्रुप है ये चोरी किया, अगर फिर जब चोरी करके आया और अगर आपस में जो सामान का बंटवारा है उसमें अगर बेईमानी हुई तो आगे ये ग्रुप काम नहीं करेगा साथ में। तो जस्ट इमेजिन कि बेईमानी को भी सस्टेन करने के लिए लॉन्ग टर्म में ईमानदारी की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है। सोच कर देखो कि चोरी में भी ईमानदारी, अगर उस ग्रुप को आगे चलना है साथ में तो ईमानदारी वहां भी रखनी पड़ेगी आपस में, चाहे चोरी है तो क्या। दैट्स द पावर ऑफ दिस वैल्यूज। ओके फाइन। तो इसके बाद का ह्यूमन डेवलप इंडेक्स और हैप्पीनेस ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। फाइन, ठीक है। मुझे लगता है 8:10 हो ही गया है। उसके बाद अभी आप क्वेश्चंस अपने होल्ड करिए, पहले ह्यूमन डेवलप इंडेक्स और हैप्पीनेस दोनों पढ़ लेंगे, क्वेश्चन आंसर भी पहले एनालिसिस कर लेंगे। आपने क्वेश्चन सारे लिख लीजिए और वो भी हम कल ले लेंगे, अगली क्लास जब भी आएगी तब ले लेंगे। ठीक है, मैं अभी इस बेसिक्स वाले बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, कुछ आपको जो है वो भी लग रहा है कि तो रिपीट हो रहा है, लेकिन आप विश्वास कीजिए ये आपको कहीं ना कहीं काम आएगा। जब सबकॉन्शियस डेवलपमेंट में, सबकॉन्शियस माइंड में डेवलपमेंट वगैरह का कॉन्सेप्ट आ जाएगा तब कोई भी पन्ना ब्लैंक नहीं छूटेगा आपसे कि इसमें तो कुछ भी नहीं आता है, ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ आप लिख ले जाएंगे। With that faith, I say goodbye. So we will see each other in the next class. Jai Hind. Thank you.